हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, यानी बायोलॉजी में जितना भी आपका सिलेबस है वो हम बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिनसे पिछले कुछ सालों में काफी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में सारे टॉपिक शायद आपको ना मिले, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सभी मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पेड कोर्स में करा चुके हैं। और अगर आपको करना है तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं टीयर 2 के लिए। लेकिन अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ये टॉपिक्स आपको काफी वेटेज जो है आपको दिख जाएगा इसमें से क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतुओं को बांटा गया है कैटेगरी में। तो लिनियस डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम। सबसे पहले कौन थे जिन्होंने सभी जीवधारियों को, सभी जिंदा चीजों को 2 हिस्सों में बांटा था? लिनियस थे। इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचर नाम की इनकी बुक थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, सिस्टेमा नेचर नाम की बुक लिखी है। और इस बुक में इन्होंने 2 हिस्से किए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के। और लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी सबसे पहले लीनियस आए, उन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ा। उसके बाद विटेकर आए, उन्होंने 5 हिस्सों में तोड़ा। तो विटेकर ने 5 हिस्सों में तोड़ा है, और किस किस बेसिस पर, किस किस के आधार पर उनको तोड़ा है? तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, यानी जो कोशिका है हमारे अंदर, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, कितने सेल्स हैं, कितनी कोशिकाएं, उसके बेसिस पर। तो क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिका संरचना, पोषण और संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो वो 5 किंगडम कौन कौन सी थी? सबसे पहली है मोनरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई जिसको कवक बोलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स यानी ये पादप और जंतु। तो ये 5 किसने किया है? विटेकर ने। 2 हिस्सों में डिवाइड किया था लिन्यूएस ने, और 5 हिस्सों में डिवाइड किया है विटेकर ने। और ये विटेकर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं। इसके बाद हम बात करते हैं मोनरा की। जो 5 हिस्से हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मोनरा। मोनरा में सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जंतु प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने। मैंने आपको उसमें भी याद करा रखा है, प्रो यानी पुराने, यानी ये सारे पुराने होंगे, जो पूरे तरीके से विकसित नहीं होते, वेल डेवलप्ड नहीं होते, आधे अधूरे सेल्स होते हैं। तो ये सारे पुराने होंगे। इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। तो इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और आर्कियोबैक्टीरिया शामिल होते हैं, यानी जितने भी बिल्कुल बेसिक होंगे वो सब मोनरा के अंदर आएंगे। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंदर इनसे तो डेवलप्ड है, मोनरा से तो विकसित है प्रोटिस्टा। तो इसके अंदर कौन से आएंगे? पानी में रहने वाले आएंगे, और इसमें से वो जंतु आएंगे जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो, एक ही कोशिका हो। इट विल इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, नॉट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जितने ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे वो लगभग एक सेल से बने हुए होंगे। तो यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यूग्लिना, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आप देख सकते हो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पुराना जो स्ट्रक्चर होता है ये आएगा आपका मोनरा के अंदर। यूग्लिना है, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आ गए आपके प्रोटिस्टा के अंदर। ये एमीबा बल्कि नहीं होता है, यूग्लिना तो होता ही है डेफिनेटली। इसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी जैसे आपको पता है कि प्लांट्स हम बना चुके हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते। फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी गैर हरे पौधे होते हैं। ये हमेशा वहां पर उगते हैं जहां पे कोई चीज सड़ी गली हुई होगी, मरी हुई चीज होगी, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमेशा फंजाई आपको उगी हुई दिखाई देगी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मशरूम नहीं भी खाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सड़ी हुई जगह पर उगती है, लेकिन इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। तो मशरूम, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स का तो अलग ही चैप्टर आएगा, सारे प्लांट्स आएंगे प्लांट ए ग्रुप में।
सिर्फ फंजाई को छोड़कर, ये कवक और शैवाल को छोड़कर, इसके एल्गेई को छोड़कर और फंजाई को छोड़कर। एनिमेलिया की बात करो तो सारे जानवर आएंगे सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़कर, क्योंकि प्रोटोजोआ एनिमल्स की कैटेगरी है, पर आपने उसको बिल्कुल अलग कर दिया है प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटोजोआ आपने प्रोटिस्टा के अंदर काउंट कर रखा है, और एल्गेई और फंजाई, एल्गेई आपने प्रोटिस्टा के अंदर काउंट कर रखा है, और फंजाई आपने अलग ग्रुप बना रखा है, फंजाई। आप देख सकते हो ये सारे फंजाई हैं, मशरूम, म्यूकर, ये सब इसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेल की बात करते हैं तो देखिए सेल क्या है, कोशिका क्या होती है। आपका शरीर जिस सबसे छोटी इकाई से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं सेल, यानी कोशिका। तो हमारी लाइफ की, हमारी जिंदगी की, हमारे जीवन की स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई, और फंक्शनल यानी जितने फंक्शंस आपकी बॉडी परफॉर्म करती है वो आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, पर सबसे छोटे रूप में आपकी बॉडी का सेल यानी कोशिका परफॉर्म कर रही है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले खोजा था 1665 के अंदर। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी कहलाता है। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। सबसे लंबा सेल आपके दिमाग का सेल होता है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, ये ब्रेन सेल है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सबसे बड़ा सेल, ये सबसे लंबा सेल था, लॉन्गेस्ट सेल था, लेकिन सबसे बड़ा सेल पूरे दुनिया में ऑस्ट्रिच का एग, जो शतुरमुर्ग होता है, जो उसका अंडा होता है, वो काफी बड़ा अंडा होता है और उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी पूरे के पूरे उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सेल थ्योरी आपको मैं बता दूं, सेल के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आती है सेल थ्योरी। ये स्क्लेडन और श्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन और श्वान, उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीवधारी हैं, यानी जिनमें जीवन है, उन सब की बॉडी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल यानी कोशिका। तो ये जो सेल की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो सेल थ्योरी से ही आई है। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय स्क्लेडन एंड श्वान। स्क्लेडन और श्वान ने इसको प्रस्तावित किया था। इस थ्योरी में क्या था कि सभी पौधे और जानवर कोशिका से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं, यानी सेल्स कितने तरीके के होते हैं, तो दो हैं, पुराने और नए। पुराने मतलब प्रोकैरियोटिक, जिनको हिंदी में प्राक केंद्रकी बोलते हैं। यूकैरियोटिक मतलब नए, जिनको हिंदी में सुकेंद्रकी बोलते हैं। तो मतलब क्या है, जिसमें केंद्रक होगा वो सुकेंद्रकी, जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो प्राक केंद्रकी, मतलब जिनमें न्यूक्लियस होगा। देखिए क्रैश कोर्स का मतलब है आपको साइंस थोड़ी बहुत क्लियर है, आपको फटाफट से रिवाइज करनी है। आपको पता है सेल के अंदर जैसे कंप्यूटर का प्रॉपर प्रोसेसिंग सीपीयू जो है वो मेन पार्ट है, ब्रेन जो है वो सीपीयू है, ऐसे हमारे सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो पुराने होते हैं उनके पास केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता, और जो नए होते हैं उनके पास केंद्रक होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दो टाइप के आपके अंदर सेल्स हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक है प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट, यानी प्रिमिटिव पुराने हैं और इनकम्प्लीट है आधे अधूरे हैं, ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी मैं आपको दिखा देती हूं, इसके अंदर आपको कहीं न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा। जैसे इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कहीं भी केंद्रक नहीं होगा। तो अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, मैं आपको ये बता दूं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, परमाणु झिल्ली की कमी होती है, और इसमें परमाणु झिल्ली होगी। इसके अलावा जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, केंद्रक ही नहीं होता, तो केंद्रक होना तो जरूरी है, तभी सेल जिंदा रह सकता है। तो ये जिंदा कैसे रहते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। मतलब केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये एक जगह का नाम है, ये एक रूम का नाम है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है।
तो अगर पुराने वालों में मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस ही नहीं है, जिंदा कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर वो जगह नहीं है, उस जगह के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो बस फैली हुई है, एक फाइल उधर पड़ी है, एक फाइल इधर पड़ी है, इस तरीके से मान सकते हो। तो इनके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है जिसको न्यूक्लियोइड मटेरियल बोलते हैं वो बस फैला हुआ है, दैट्स इट। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है तो वो जगह इनके पास है। साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इनके अंदर केवल एक क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन धागों की फॉर्म में होती है और इन धागों को बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो इनके अंदर केवल एक क्रोमोसोम होगा, एक धागा होगा, इसके अंदर कई सारे होंगे। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है एमीबा, यानी आपने देख ही चुके हो आप सभी लोग। अब हम बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा सेल कितने टाइप के होते हैं, दो, पुराने और नए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ रहे हैं अगर हम ऑर्गेनिजम्स को, जीवधारियों को डिवाइड करें इस बेसिस पे कि उनमें कितने सेल्स हैं, तो दो तरीके के आएंगे, जिनमें एक सेल होगा यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक ही कोशिका होगी, एक कोशिकीय जीव। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं यानी केवल एकल कोशिका होती है और वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे एमीबा या बैक्टीरिया। अभी आपने एमीबा का डायग्राम पढ़ा, इस तरीके से था, और बैक्टीरिया का डायग्राम पढ़ा जो प्रोकैरियोटिक भी था। तो इनमें पूरी बॉडी में केवल एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल होता है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव, ये वो हैं जिनमें कई सारे सेल्स होंगे। तो इनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होंगे, और क्योंकि कई सारे सेल्स सब मिलकर काम करते हैं तो जितना भी लेबर होगा, जितना भी श्रम होगा, जितना भी काम होगा, सब डिवाइड कर लेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर, इसमें श्रम का विभाजन होता है। जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में हर चीज बटी हुई है, आंखें सिर्फ देखने का काम करेंगी, मुंह सिर्फ बोलने का काम करेगा, कान सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो हर पार्ट का काम बटा हुआ है। ये प्लांट सेल है कि जो पादप कोशिका होती है, पौधों में जो कोशिका होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये एक और गोला बना हुआ है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये वैक्यूल है, इसके अंदर सारा वेस्ट, हॉर्मोन्स, खाना, जो भी चीज आपको जमा करनी है, ये वैक्यूल के अंदर फ्रिज की तरह काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। इसके अलावा ये जो डॉट आपको दिखाई दे रही होंगी, ग्रीन कलर की डॉट्स बनी हुई है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रही है, ये है ग्रीन कलर की डॉट्स बनी हुई है छोटी छोटी, ये है राइबोसोम्स, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा ये गोल्गी एपेटस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जैसे गुरुजी का निशान होता है, तो ये गोल्गी एपेटस है। ये गोल्गी एपेटस क्या काम करता है? ये मॉडिफिकेशन का काम करता है। जैसे गुरुजी, मैंने आपको क्लासेस में गोल्गी एपेटस गुरुजी के नाम से लर्न कराया है। गुरुजी क्या करते हैं, जो चीज हमें समझ नहीं आती उसको सिंपलर फॉर्म में समझा देते हैं, तो ये मॉडिफाई करते हैं चीजों को। गोल्गी एपेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज कर देगा कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जानी है तो कैसी जगह जानी चाहिए। तो ये प्रॉपर प्लांट सेल है, और इसी के साथ ये एनिमल सेल है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा फर्क है, जैसे प्लांट सेल के अंदर ये चारों तरफ की जो कवरिंग है जिसको सेल वॉल बोलते हैं वो प्रेजेंट है, इसके अंदर वो कवरिंग नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक कवरिंग है, इसके अंदर दो कवरिंग है, दो अलग अलग शेड्स हैं ग्रीन कलर की, आप देख सकते हो, इसमें एक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेल आपको मैंने अभी दिखाए हैं, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो सेल की कवरिंग होती है सबसे बाहर की कैसे, सेल, ये सेल है पूरा, ये सारे में सेल है। देखिए जो आपको कवरिंग देखनी है, और मैं बोल रही हूँ बाहर से, बाहर का मतलब ऐसे बाहर से नहीं बोल रही हूँ, बाहर का मतलब अंदर से बाहर। सेल के लिए उसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग, तो ये सेल है पूरा, तो इसके लिए सबसे पहली कवरिंग ये होगी, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। ये सेमी परमिएबल होती है, यानी सेमी मतलब अर्ध, परमिएबल मतलब पारगम्य, यानी परमिशन,
ये आधे लोगों को परमिशन देगी अंदर आने की, आधे लोगों को नहीं देगी। मतलब ये बहुत सेलेक्ट करके चीजों को अंदर या अंदर से बाहर जाने देती है। देखो ये सबसे पहला एंट्रेंस है, सबसे मेन एंट्रेंस है ये सेल मेम्ब्रेन का। जो इसको पास करके अंदर आ गया वो सेल में आ जाएगा, जो इसको पास करके दूर चला गया वो सेल से बाहर चला जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन का काम अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम है चीजों को सेलेक्ट करके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भेजना। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की सेलेक्ट करके परमिशन देती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं यानी चुनिंदा पारगम्य झिल्ली, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता दूं, ये किस चीज की बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनती है। इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। आपको मैं दिखा भी देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो बना हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको मैं इसके अंदर भी दिखा देती हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है कुछ इस टाइप से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है, दो कवरिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी को बनाना, ऊर्जा को बनाना। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये कोशिका का शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र का मतलब पावर हाउस है। इसके अलावा ये एनर्जी निकालता है, और एनर्जी किस केमिकल की फॉर्म में निकालता है, एटीपी की फॉर्म में निकालता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर इसको एनर्जी देनी है किसी और को तो ये कैसे देगा, ये अपना एटीपी का जो केमिकल है उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे को दे देगा। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो हमारे पास एनर्जी है, लेकिन अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम उसको नोट या कुछ सिक्के देंगे ना, तो वो क्या है, वो करेंसी है हमारी। तो इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी की करेंसी है। करेंसी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लेना देना करते हो, चीजों को खरीदते बेचते हो, राइट। तो एनर्जी को लेना देना पड़ेगा अगर आपको, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करोगे। बात करते हैं राइबोसोम्स की। मैंने अभी बताया ये इनको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स के अंदर मैं आपको बता दूं एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक रस होता है। अगर आपका सेल खराब हो जाए या सेल के अंदर की कोई चीज खराब हो जाए, तो सेल के अंदर आपने डस्टबिन रख रखा है, वो जाएगा अपने अंदर से केमिकल निकालेगा, उसको खत्म कर देगा और वापस आ जाएगा। अगर सेल पूरा खराब हो जाए तो ये फट जाएगा, अपना केमिकल बाहर निकालेगा, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, पाचन कर जाएगा। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को डस्टबिन ऑफ द सेल या सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ पादप कोशिका के अंदर होंगे, हमारे अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। और ये सिर्फ उनमें प्रेजेंट रहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। तो ये इनको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या था, प्रोटीन बना रहे थे ना, तो सबसे ज्यादा राइबोसोम्स कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स का कारखाना। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी यानी वंशागति का मतलब क्या होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी पेरेंट्स से अगली जनरेशन में बहुत सारे गुण हम लोगों को विरासत में मिलते हैं। तो ये जो विरासत में चीजें मिलती हैं उसको हेरिडिटी यानी अनुवंशिकी या फिर वंशागति बोलते हैं। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है, वो है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने बताया था। और कैसे बताया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पी प्लांट को साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है मटर के पौधे का, तो वो होता है पाइसम सटाइवम। चलिए, इसके अलावा ग्रेगर मेंडल को इसीलिए फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, यानी अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मैं आपको ये बात बता दूं। इसके अलावा बात करते हैं जीन की यानी वंश की। आपको मैं बता दूं
जीन क्या है, जैसे आपको मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, राइट। तो ये आपका केंद्रक है। आपको भी बताया कि धागे धागे होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, इन धागों को बोलते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ये है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको बोलते हैं, ये हो गए क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्रोमोसोम के अंदर का बताती हूं। ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया। क्रोमोसोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है, जिस केमिकल की फॉर्म में भरी होती है, वो ऐसे भरा होता है छोटे छोटे बॉक्सेस में। ये छोटे छोटे लॉकर बना रखे हैं, इनमें इंफॉर्मेशन होगी। ये मैंने लॉकर बना दिए, तो इन लॉकर को बोलते हैं जीन, ठीक है, अनुवंश जिसको बोलते हैं। तो जीन क्या है? अच्छा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी जाती है, और इंफॉर्मेशन क्या होती है? जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी पावर है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो भरी जाती है केमिकल की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए आप सबको पता होगा, आपने कई बार नाम सुन रखा होगा। तो इन लॉकर के अंदर क्या भरा जाएगा? डीएनए भरा जाएगा। तो अब एक बात सुनो, ये जो जीन है ये क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की एक यूनिट है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करती है। मतलब क्या है? अगर हमारी हाइट है तो हाइट कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा डीएनए कंट्रोल कर रहा है। तो वो डीएनए कहाँ है? एक जीन के अंदर है। डोमिनेंट जीन, दो तरीके के जीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक प्रभावी, यानी जैसे अगर मैं बात करूं हाइट की, तो मेरे अंदर मेरी फादर से और मेरी मदर से, दोनों से जीन आया होगा। मान लीजिए मेरे फादर की हाइट लंबी है, मेरी मदर की हाइट छोटी है। मान लीजिए मेरे अंदर एक जीन आया है लंबाई का और एक आया है छोटा, मतलब शॉर्ट लेंथ का, शॉर्ट हाइट का। तो जो जीन अपने आप को दिखाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता साथ में कौन आया हो, अगर वो है वो अपने आप को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस का जो जीन होता है, लंबी हाइट का जो जीन होता है, वो अपने आप को ही दिखाता है। तो ऐसे को बोलते हैं डोमिनेंट जीन यानी प्रभावी जीन। तो विच डिसाइड्स, यहाँ पर डिसाइड्स है द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन, यानी एक ऐसा जीन जो किसी भी वैकल्पिक जीन की उपस्थिति में अपने आप की उपस्थिति तय करता है, कि उसके साथ कोई भी हो पर वो अपने आप को ही दिखाएगा, उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन यानी प्रभावी जीन। जैसे टॉलनेस का, हाइट का जो जीन है, किसी के अंदर हाइट की जीन है, एक भी जीन है तो उसकी लंबी हाइट होगी ही होगी। इसी का उल्टा होता है रिसेसिव जीन यानी पुनरावर्ती जीन। ये वो है जिसके अंदर ये जीन अपने आप को सिर्फ तभी दिखा सकता है जब उसके साथ उसी के जैसा कोई होगा। यानी जैसे मैं आपको बता रही हूं कि लंबाई है, अगर एक जीन भी होगा तो लंबाई होगा वो इंसान, लेकिन रिसेसिव जीन वो होता है जो अपने आप को सिर्फ तभी दिखाता है जब उसके साथ उसको वैसा ही मिलता है। जैसे शॉर्ट हाइट का ड्वार्फनेस का जीन, अगर मदर से ड्वार्फनेस का आया है, फादर से भी ड्वार्फनेस का आया है, तभी हाइट छोटी होगी, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। ये अपने आप को तभी दिखाएगा जब इसके साथ इसी के जैसा जीन हो। तो वो जीन जो किसी अन्य समान जीन की उपस्थिति में ही अपने आप को दिखाता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन, विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, जैसे ड्वार्फनेस का जो जीन होता है। अब जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो दो तरीके से, एक तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं लंबाई और हाइट में छोटापन, यानी आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख के बताओगे कि ये लंबा है या ये छोटा है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। जब आप किसी को डिस्क्राइब करो, किसी के बारे में बताओ जस्ट बाय लुकिंग एट द फिजिकल अपीयरेंस, सिर्फ उसको देखकर, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी की हाइट टॉल है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, टॉलनेस के जीन को टी से डिनोट करते हैं। तो टॉल वो दो ही केसेस में हो सकता है, या तो दोनों मदर और फादर से उसके पास टॉलनेस के ही आए होंगे, या किसी एक से भी टॉलनेस का आ गया, दूसरे से ड्वार्फनेस का आएगा, तब भी वो टॉल ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉलनेस का एक भी होगा तब भी इंसान लंबा होता है। तो अगर भाई, तो या तो ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे पढ़ते हो साइंस के लैंग्वेज में, जीन्स को देख के, उसको बोलते हैं जीनोटाइप, यानी जीन का विवरण होता है। फिनोटाइप का मतलब जो आप देख के बताते हो, दिखाई देने वाली विशेषता, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अब हम बात करते हैं ग्रेगर मैंडल ने, जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया था। इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने क्या किया था, एक बहुत लंबा पौधा लिया था, एक बहुत छोटा पौधा लिया था,
उनका क्रॉस कराया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की। तो उनको लग रहा था पहले कि जो पौधे बनेंगे उन सबकी बीच की हाइट बनेगी, ना लंबा ना छोटा। तो पहला तो उनका वहां पे उनको गलत फहमी हुई। हुआ क्या था कि पहली जनरेशन में सारे के सारे लंबे पौधे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लंबा और छोटा पौधा था, तो पहली जनरेशन में सारे पौधे लंबे, मतलब जो छोटा जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ कोई प्लांट छोटा था, उसकी जो छोटी हाइट का कैरेक्टरिस्टिक है वो रिसेसिव है, वो दब गया, अब आएगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पहली जनरेशन बनी थी उनको वापस से क्रॉस कराया और पॉपुलेशन बढ़वाई। तो उसके बाद क्या हुआ, लंबे भी बने और छोटे भी बने, पौधे जो हैं वो लंबे भी बने और छोटे भी बने। तो वहां से उनको पता लगा कि वो जो छोटी हाइट थी वो छुपी हुई थी कहीं पे, बाद में निकल के कभी ना कभी आएगी। तो आपने देखा होगा कि मदर फादर सब लंबे हैं, कोई शायद ग्रैंड पेरेंट्स में कोई छोटा हो, तो जो आगे जनरेशन है ग्रैंड सन वाली, ग्रैंड डॉटर वाली, उनमें किसी की हाइट छोटी निकल जाती है। तो वो जीन कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो 2 लॉ दिए थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता के बारे में बोला जाता है। इस लॉ में ये कहा था कि मान लो आपकी हाइट लंबी है, मेरी मान लीजिए हाइट लंबी है, तो कैपिटल टी मेरे अंदर जीन है। तो ये बोलता है कि जब कोई नए ऑर्गेनिज्म के आप कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करोगे ना, या जब आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉपुलेशन के अंदर सिंगल, यानी क्योंकि एक जीन मदर से आता है, एक जीन फादर से आता है, तो तब ये टूट जाएगा और इनमें से कोई एक ही आगे जनरेशन में जाएगा, क्योंकि बचा हुआ किस में जाएगा, फादर से आएगा। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी भी व्यक्ति की विशेषता उसके जीन्स डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कैसे जीन्स हैं। अगर टॉलनेस का जीन होगा वो टॉल ही रहेगा, ड्वार्फनेस के जीन होंगे तो वो ड्वार्फ ही रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अकर्स इन पेयर। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो विशेषता है वो आंतरिक कारकों, ये इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, जीन्स डिसाइड करते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं, हमेशा जोड़े में आते हैं। क्यों आते हैं जोड़े में, क्योंकि एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट क्या होते हैं, गैमेट ऐसे सेल होते हैं जो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो गैमेट में इनमें से कोई एक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ानी है उन्होंने। तो वो कैसे बनते हैं, मदर और फादर का कंबाइन होता है। तो जब वो कंबाइन होगा तो आधा आधा अमाउंट होना चाहिए ना उनके अंदर, तभी तो वो कंबाइन होगा। तो आप ये समझ लो सिंगल गैमेट में, एक गैमेट में इनमें से कोई एक ही जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसके बाद अगला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखिए इस लॉ के अंदर है कि जो आपका जब भी क्रॉस होगा, जैसे अभी मैंने बताया टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट था, तो जब भी इनका क्रॉस होगा तो कोई भी प्लांट या तो सिर्फ टॉल बनेगा या ड्वार्फ बनेगा, इंटरमीडिएट हाइट का नहीं बनेगा। मतलब जीन्स मिक्स नहीं होते कि एक टॉलनेस का है और एक ड्वार्फनेस का है तो ये मिक्स हो गए और इंटरमीडिएट बीच की हाइट का प्लांट बन गया, कभी मिक्स नहीं हो सकते। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें जीन्स आएंगे, पेरेंट्स से अगली जनरेशन पे जीन्स आएंगे, तो या तो टॉलनेस का आएगा या ड्वार्फनेस का आएगा, वो मिक्स नहीं होंगे, उनके केमिकल्स कभी मिक्स नहीं होंगे। इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ एक क्रॉस में जब कई सारे लक्षण होते हैं तो उसमें क्या होगा, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं वो इंडिपेंडेंटली आएंगे, मिक्स होकर नहीं आएंगे। तो स्टेटमेंट तो लर्न नहीं करनी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस लॉ में क्या चीज है। तो इस लॉ में क्या है कि अलग अलग ही आएंगे, टॉलनेस का है तो टॉलनेस का ही आएगा, ड्वार्फनेस का है तो ड्वार्फनेस का ही आएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, जैसे ये तो अभी आपको पता है कि जब आप पेरेंट्स को क्रॉस कराओगे, 2 प्लांट्स हैं उनको क्रॉस कराओगे, F1 जनरेशन आएगी, सबसे पहली जनरेशन जो आएगी, ये पेरेंट्स थे आपके, मदर और फादर, आपने इनको क्रॉस कराया, पहली जनरेशन बनी जिनको F1 जनरेशन बोलते हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ट्रेट अपने आप को दिखाएगा और एक छुप जाएगा। तो जो दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और जो छुप जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो यही है जब एक जीव में 2 असमान जीन मौजूद होते हैं तो एक ही अपने आप को दिखाता है जिसको प्रभावी जीन कहते हैं, और दूसरा छुपा रहता है जिसको पुनरावृत्ति जीन यानी रिसेसिव जीन कहा जाता है।
अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैं बता रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो कितने गुणसूत्र हैं? फिक्स हैं। हर जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं वो फिक्स हैं। हमारी बॉडी में होते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े। आप ये भी लिख सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इन 46 में से सभी इंसानों में, मैं मानव की बात कर रही हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, 44 यानी 22 पेयर सब में एक जैसे होते हैं बिल्कुल। सिर्फ एक पेयर है जो अलग होता है। वो पेयर क्यों अलग होता है? मेल्स में अलग होगा, फीमेल्स में अलग होगा। इसीलिए जो मेल है और फीमेल है, विमेन और मैन, इसलिए दो कैटेगरी बनी, क्योंकि एक पेयर अलग होता है। मेल में होता है उस पेयर का नाम XY, फीमेल में होता है XX। आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स 22 आर ऑटोसोम्स। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब वो जो पूरी बॉडी की हर चीज डिसाइड करेंगे, सब में सेम होंगे। बट वन पेयर डिसाइड्स द सेक्स ऑफ अ पर्सन। केवल एक है जो लिंग का निर्धारण करता है, जिसको लिंग गुणसूत्र या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। XX होता है फीमेल्स में, XY होता है मेल्स में। X जो फीमेल होगा उसके अंदर X का साइज नॉर्मल होता है। X का साइज हर जगह नॉर्मल होता है, ये होता है X। Y होता है ये, Y का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो अगर मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे फीमेल्स हैं XX, मेल्स हैं XY, जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन है वो कैसे होता है? फीमेल तो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल अपना X क्रोमोसोम ही देगी, उसके पास X ही है। तो अगर मेल से X आता है तो फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर मेल से Y आता है तो मेल चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है? ये मेल के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि मेल अपना कौन सा क्रोमोसोम दे रहा है। वो भी मेल्स के हाथ में नहीं होता, वो उस टाइम पे जो आता है उस टाइम पे उस वजह से लिंग या सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। देखो आ भी गया। इफ अ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन एग कैरिंग X क्रोमोसोम। जो मेल का जो सेल है उसको स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल का जो सेल होता है उसको एग या गैमेट जो होता है उसको एग या फिर अंडाशय बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो अगर X वाला शुक्राणु यानी X वाला स्पर्म X से ही क्रॉस कर जाता है तो गर्ल चाइल्ड है, और Y वाला क्रोमोसोम X वाले से क्रॉस कर जाता है तो बॉय चाइल्ड है। ये ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन यानी विकास। आपने नोटिस किया होगा जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, जो पुराने जीव जंतु हैं, होता क्या है, सबकी बॉडी में चेंज आते रहते हैं। कई बार आपने वो पिक्चर देखी होगी कि पहले कैसे बंदर वाली शेप बनाते थे झुके हुए, फिर इंसान थोड़ा मतलब सीधा चलना शुरू हुआ, बिल्कुल लास्ट में हम दिखाते हैं कि आप बिल्कुल इंसान की शेप आ गई। वो आपने देखा होगा कई सारी जगह पे। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे बॉडी में चेंज आता गया। तो ऐसे धीरे धीरे होने वाले चेंज को, जो बहुत धीरे धीरे होता है और आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं दिखाई देगा, कई सारी पीढ़ियों को एक साथ देखने में पता लगेगा कि अच्छा पहले ऐसे था अब ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन यानी विकास। Sequence of gradual changes which takes place in primitive organism over millions of years in which new species are formed। मतलब लाखों साल पहले जो पीढ़ियां थी उनकी बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, जो अब हमें दिखते हैं, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो जैविक विकास के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं वो कौन से साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में अपनी थ्योरी थी। डार्विन बहुत फेमस हैं। डार्विन ने थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जब कई सारे, एक ही प्रजाति की बात कर रही हूँ, इंसान की बात करें तो सभी इंसान ले लो, कोई जानवर की बात सोच रहे हो तो कोई जानवर की एक प्रजाति ले लो, कि जब 2-3 जानवर एक साथ रहते हैं एक ही तरीके के, तो उनमें प्रकृति क्या कराती है, नेचर क्या कराती है, लड़ाई कराती है। चाहे खाने को लेके, चाहे जगह को लेकर, चाहे अपनी पार्टनर को लेके लड़ाई कराती है। और उस लड़ाई में जो अनफिट होगा वो मर जाएगा, कहीं चला जाएगा, और जो फिट होगा वो आगे जीतेगा और फिट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो मतलब प्रकृति ने खुद चूज किया है, नेचर ने खुद चूज किया है कि कौन मेरे अंदर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
और इन्होंने बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देती हूँ। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जो जिराफ है, पहले उसकी गर्दन बहुत छोटी थी, फिर क्या हुआ कि वो ऐसी जगह पे रहने लगे, कई सारे जिराफ रहते थे, सबकी गर्दन छोटी थी, एक आधों की अपने आप से लंबी थी, थोड़ी सी लंबी थी, जितनी लंबी आज दिखाई देती है उतनी नहीं, बहुत हल्की फुल्की, कुछ सेंटीमीटर का फर्क होगा। तो छोटे वाले जो जिराफ थे वो जो जिस जगह पे वो रहते थे, सारे जो पेड़ थे हल्के से ऊंचे थे, तो छोटे वाले जिराफ उन पे नहीं पहुंच पाते थे, जो हल्के से लंबे थे वो पहुंच जाते थे, तो छोटे वाले मर गए, लंबे वालों ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई तो और लंबे जिराफ, मतलब धीरे धीरे करके उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो इन्होंने बताया कि जो नई प्रजातियां भी है ना वो इसी तरीके से बनती हैं, पहली वालियों में चेंज आता रहेगा, नई बनती रहेंगी। तो इन्होंने बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी थोड़ी सी गड़बड़ थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जिराफ की गर्दन अपने आप से लंबी थी, इन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ, उनमें क्यों ये जो अंतर आया क्यों आया। तो बाद में इनकी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया गया, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है। चेंज करने के बाद जो नई थ्योरी थी उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी स्वीकृत ये है विकासवाद का सिंथेटिक सिद्धांत। ये थी नई थ्योरी का नाम। पुरानी थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और अगली थी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसी बुक जिसके अंदर सारे उन प्लांट्स के बारे में लिखा हो जो पौधों के बारे में लिखा हो, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। इसमें एंडेंजर्ड, जो विलुप्त होने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उसमें रेड डाटा बुक में हम लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की। अगर आपको पौधों को बांटना हो, जैसे अभी आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, अब सिर्फ पौधों को बांटने की बात हो रही है, तो पौधों को अगर बांटोगे तो दो हिस्सों में बांट सकते हो। सबसे पहले है क्रिप्टोगैमी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपुष्पोद्भिद। इनमें पुष्प नहीं आते, फूल नहीं आते, तो अपुष्पोद्भिद। और आपके होते हैं दूसरे फेनेरोगैम्स, जिनमें पुष्पोद्भिद यानी जिनमें फूल आते हैं। तो इनके अंदर फूल नहीं आएंगे तो बीज भी नहीं होते। क्रिप्टोगैमी, प्लांट विदाउट सीड्स, इनके अंदर फूल नहीं आते, इनके अंदर फूल आते हैं, लेकिन सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये है सीड्स के टर्म्स में। पौधे दो तरीके के होते हैं, जिनमें बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, और जिनमें नहीं होते। क्रिप्टोगैमी, जिनमें सीड्स नहीं आते, बीज नहीं दिखाई देंगे आपको, और आपके फेनेरोगैम्स, जिनमें आपके बीज आएंगे, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। तो आपको बता दो, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमी कौन से हो गए? प्लांट्स विदाउट सीड्स। और फेनेरोगैम्स कौन से हो गए? सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज आएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमी की। ये तीन तरीके के हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स। क्या होता है इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और जिनमें पौधे, जिनमें सीड्स आते हैं, बीज आते हैं, ये दो तरीके के हैं। आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके अंदर फूल आएंगे, क्योंकि बीज के बाद फूल आएंगे, और एक वो जिनमें फूल आते ही नहीं है। तो दो तरीके के हो गए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और आगे ये दो टाइप के हो गए, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। इनके बारे में अभी हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो वनस्पति जगत में दो हो गए, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ये आगे तीन तरीके के हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। इनको हिंदी इंग्लिश एक ही नाम बुलाया जाता है। और पुष्पोद्भिद ये दो तरीके के हो गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, नग्न बीज और आवृत बीजी। नग्न बीज का मतलब सिर्फ बीज दिखाई देगा, और आवृत बीजी का मतलब कि बीज के चारों तरफ आवरण, फल होगा इनके अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा प्लांट ग्रुप का, पौधों का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पौधे आते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, इसके अंदर थैलोफाइटा कौन से होते हैं, जिनके अंदर आप ये नहीं बता सकते पौधों को देख के कि अच्छा ये वाला हिस्सा रूट्स हैं, जड़ हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स है। पूरा का पूरा पौधा एक जैसा दिखाई देगा आपको। तो बॉडी, जो शरीर है, जड़, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जितनी भी काई, एल्गेई, कवक जो होती है वो सब इसमें आती है। जैसे स्पाइरोगाइरा, अगर आपने देखी हो स्पाइरोगाइरा ऐसे होती है। स्पाइरोगाइरा को एक्वेटिक सिल्क भी बोला जाता है, मैंने आपको पीवाईक्यू में कराया था। दिखने में जो इसका टेक्सचर होता है बिल्कुल रेशम की तरह होता है, और पानी में मिलती है स्पाइरोगाइरा। आप देख सकते हो ऐसे होती है स्पाइरोगाइरा।
ठीक है, तो इसके अंदर आप ये नहीं बता सकते कि जड़ कहाँ है और आपकी स्टेम्स यानी तना कहाँ है, पत्तियां कहाँ है, पूरी एक जैसी होती है। दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, एल्गेई कवक और फंजाई शैवाल। तो ये दो हिस्सों में बंटती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोगैमी की। क्रिप्टोगैमी के अंदर ये आया था थैलोफाइटा वाला ग्रुप। इसके अंदर सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते और बिना फूल वाले पौधे होते हैं। एल्गेई की बात करें तो स्टडी ऑफ एल्गेई, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, फाइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्गेई की पढ़ाई को, कवक की पढ़ाई को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और आपको मैं बता दूं, नॉर्मली हैव क्लोरोफॉर्म एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हरे रंग की होती है ज्यादातर, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होगा ही होगा, हरित लवण होगा ही होगा, और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगी और अपना खाना खुद बनाती है। इसके अलावा एल्गेई अलग अलग रंग की होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरोफाइकी, क्लोरोफाइसी क्या होता है, जो हरी शैवाल है, हरे रंग की जो होगी। फाइकोफाइसेई कौन सी होगी, फियोफाइसेई होगी जो भूरी शैवाल ब्राउन कलर की होगी। रोडो यानी रेड, ऐसे याद रखोगे, क्लोरो से ग्रीन, फाइसी से ब्राउन, रोडो से रेड। और ये तीन तरीके की आपको एल्गेई लर्न करनी है। इसी के साथ आपको बता दूं, क्लोरेला नाम की एक एल्गेई होती है जिसको अंतरिक्ष शैवाल या फिर स्पेस एल्गेई कहा जाता है। इसी के साथ अगर का एक सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने देखा होगा जिलेटिन, जब हमें जेली बनानी हो तो हम जिलेटिन डालते हैं, लेकिन जो लोग वेगन्स होते हैं, जो वेजिटेरियन है, वो जिलेटिन का यूज नहीं करते, वो अगर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वो अगर सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से बनता है, वो भी एल्गेई यानी कवक से ही बनाया जाता है, शैवाल से बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फंजाई की, जिसको कवक बोला जाता है। तो फंजाई की पढ़ाई को बोलते हैं माइकोलॉजी, यानी ये इसका नाम है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनका जो न्यूट्रिशन है, जो खाना बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी विषम पोषी। विषम पोषी कौन से होते हैं, जो दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। इसी के साथ इनकी जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी हुई होती है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, चिटिन। चिटिन क्या है, एक सीमेंट के जैसा एक बहुत हार्ड सब्सटेंस पदार्थ होता है, तो चिटिन की बनी हुई है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियां फैलाता है पौधों में, जैसे रस्ट, स्मट एक्सेट्रा। तो ये जंग, स्मट के जैसे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां फैलाता है। राइजोपस, आपने देखा होगा ब्रेड पे फूई लग जाती है, अगर काफी टाइम के लिए उसको छोड़ दो तो उसको बोलते हैं राइजोपस। वो एक फंजाई ही है, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा अल्फा टॉक्सिन्स, ये काफी जहरीले पदार्थ होते हैं। अल्फा टॉक्सिन भी कौन बनाता है, फंजाई ही बनाता है, कवक ही बनाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेंस की। आपने तो सिर्फ थैलोफाइटा पढ़ा था, और थैलोफाइटा में दो थे, एल्गेई और फंजाई, यानी कवक और शैवाल। इसके अलावा जो आपकी ये होती हैं, कवक होती हैं, जो आपकी फंजाई होती हैं, ये अकेले रहना पसंद नहीं करती, ये हमेशा किसी के साथ रहती हैं। तो जो फंजाई है ये रहती हैं आपके लाइकेंस के साथ। लाइकेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो एल्गेई आपने पढ़ी है और फंजाई, ये दोनों थैलोफाइटा का हिस्सा है। ये दोनों हमेशा साथ मिलके रहती हैं, और इन दोनों के एसोसिएशन को, इन दोनों के जोड़ को हम बोलते हैं लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या है, शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनती हैं, और इन दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्या, एल्गेई इसका फायदा करती है फंजाई का, यानी जो कवक है वो शैवाल का फायदा करती है, और शैवाल कवक का फायदा करती है, और इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और इनके एसोसिएशन को लाइकेंस बोला जाता है। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें दोनों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपको अगर मैं बताऊं, आप इसमें से थैलोफाइटा पढ़ चुके हो। दो तरीके का होता है, एल्गेई और फंजाई, शैवाल और कवक, इनके एसोसिएशन को लाइकेंस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा जब भी नाम आएगा आप याद रखोगे मॉस। मॉस मतलब आपने देखा होगा कहीं पर अगर गीली जमीन हो तो वहां छोटी छोटी घास उग जाती है अपने आप, बहुत छोटी छोटी घास गीली जमीन पे।
ये वो पौधे हैं जो जिनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत के उभयचर। उभयचर कौन से होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। तो ये इतनी गीली मिट्टी में उगते हैं, इतनी गीली जगह पर उगते हैं कि ना तो वो प्रॉपर पानी में है और ना वो प्रॉपर सूखे में है, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इनको मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए होता है, पानी प्राप्त करने के लिए नम आवासों पर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोस और फ्यूनेरिया, काई और फ्यूनेरिया। बात करते हैं सीड की यानी बीज की। तो सीड क्या है आप सबको पता है कि एक फ्लावर का, एक फूल का सब वो यूनिट है जिससे आप आगे पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, प्रजनन इकाई है। इसके अलावा सीड होता कैसे है? अगर आप सीड को खोलोगे तो आपको दिखाई देगा ये एक सीड है। ओके, देखिए अगर आप सीड का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा सीड में इस तरीके से होता है। अगर आपने दो हिस्सों में बांट दिया तो आपको मैं बता दूं ये दो हिस्से आपको दिखाई देंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं प्लूम्यूल, नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। ये होता क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। जब ये बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, आप इसको बो दोगे, उगना शुरू होगा, तो नीचे वाला हिस्सा बनाएगा रूट्स। ये भी बेबी रूट्स हैं, ये बड़े होके रूट्स बनाएंगी, तो इसको बोलते हैं रेडिकल। फ्यूचर रूट बोल सकते हो कि हाँ फ्यूचर में रूट में कन्वर्ट होगा। और प्लूम्यूल होता है फ्यूचर शूट, तना बनाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा सारा खाना यहाँ पे होता है, सारा खाना जमा हुआ होता है, और इसको बोलते हैं कॉटिलिडोन। कॉटिलिडोन, ठीक है। तो अगर एक ही जगह खाना है, सिर्फ एक जगह खाना है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन। और अगर दोनों जगह खाना है, इसमें भी और इसमें भी, हम उसको बोलते हैं डाइकॉटिलिडन। मैं आपको बता भी देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है जिसको एम्ब्रियो या भ्रूण बोल सकते हो, और भोजन होता है। पार्ट ऑफ सीड विच डेवलप्स इनटू रूट इज कॉल्ड रेडिकल। वह भाग जो जड़ों में विकसित होगा उसको कहते हैं हिंदी में मूलांकुर और इंग्लिश में रेडिकल। इसके अलावा जो भाग शूट में, तने में बदलेगा उसको प्लूम्यूल, और इंग्लिश में हम इसको, हिंदी में भी प्लूम्यूल ही बोलते हैं। और वो सीड का वो पार्ट जिसमें खाना स्टोर होगा उसको बोलते हैं कॉटिलिडन, यानी बीज पत्र। तो आप देख सकते हो ये आपने बीज अगर अंकुरित किया तो सबसे पहले क्या होगा, एक हिस्सा नीचे जाना शुरू होगा और एक ऊपर। तो ये वाला हिस्सा था रेडिकल और ऊपर वाला हिस्सा है प्लूम्यूल। तो इस तरीके से उगता है कोई भी पौधा। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक पौधे के, एक पुष्प के या एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आप यहाँ से पकड़ते हो ना फ्लावर को, तो जो ये वाला पार्ट है जहां से पूरा का पूरा पौधा जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा फ्लावर जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल यानी गोदाम। बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स आर अटैच्ड, ये फूल का आधार होता है जिससे सभी जो हिस्से हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो हो गया रिसेप्टिकल, ये रहा, ये जो ये हिस्सा है ये, इसको आपने दे दिया रिसेप्टिकल का नाम, आधार का नाम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन पत्तियों की, जो हरे रंग की पत्तियां हैं। ये पत्तियां तब बनती हैं जब ये जो पौधा, जो फूल था, कली की फॉर्म में था, बड की फॉर्म में था। क्योंकि जब बड की फॉर्म में होता है तो जो कलियां होती हैं वो उसको इस तरीके से कवर करके रखती हैं, ये जो पत्तियां हैं कवर करके रखती है ताकि अंदर का जो फूल है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इन पत्तियों को बोलते हैं सेपल्स। सेपल क्या है? ये हरे रंग का होता है, पत्तियां होती हैं। तो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ अ लीफ, सबसे बाहरी घेरे में हरी पत्तियां जो होती हैं। अगर सभी सेपल्स को, सभी बाह्य दलपुंज को, मतलब सभी पत्तियों को एक साथ ले लो तो उसको कैलेक्स बोला जाता है। और हिंदी में बाह्य, ये सभी बाह्य दलपुंज को एक साथ ले लो तो कैलेक्स बोला जाता है। इसके अलावा ये कब उगती हैं? ये बड की फॉर्म में जब होता है, कली की अवस्था जो होती है उसमें रक्षा करने के लिए आपके सेपल्स बनते हैं। अब हम बात करते, ये हो गए सेपल्स। इसके बाद हम करते हैं इनकी बात। ये जो फूल की पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी, इनको बोलते हैं पंखुड़ियां या पेटल्स। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है जो अंदर मेन हिस्सा है, इसमें फीमेल पार्ट होता है और मेल पार्ट होता है। एक तो इनको प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ
कीड़े मकोड़ों को और आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ताकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके। तो पेटल्स क्या है, सभी पेटल्स को, सभी पंखुड़ियों को एक साथ ले लोगे तो कोरोला इनको बोलते हैं। इसका मेन काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, कीड़ों को आकर्षित करना और प्रजनन अंगों की रक्षा करना। और प्रजनन अंग कहाँ होंगे, फूल के केंद्र में रहते हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। अब हम बात करते हैं स्टेमन की। ये जो सबसे मेन बिल्कुल बीच में आपने देखा होगा, ये जो येलो कलर के बने हुए हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी नर प्रजनन इकाई। तो ये इनको बोलते हैं हम स्टेमन, आप देख सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फूल का नर प्रजनन अंग होता है। इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो तत्वों से मिलकर बना होता है, आप देख सकते हो। ये एक स्टेमन है, नर प्रजनन इकाई है। ये लंबी सी ट्यूब होती है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ऊपर होता है एंथर। और आपको मैं बता दूं, एंथर के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं। ये आपको मैं बनाकर दिखा देती हूँ। अगर इसको बीच में से काट दूं तो इसके अंदर ये छोटे छोटे होल्स होंगे, और इन होल्स के अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स। तो इनको बोलते हैं पराग कोश, और इनके अंदर होंगे पराग कण। पराग कण ही है जिनके अंदर सेल होता है, मेल सेल होता है, जो कंबाइन होगा फीमेल सेल के साथ। तो ये था। इसके बाद करते हैं फीमेल पार्ट की बात, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल जो है, आपको अगर मैं दिखाकर बताऊं, सबसे सेंटर में जो ये ग्रीन कलर का है, ये फीमेल पार्ट है। इसको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर टोटल 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये बीच वाली लाइन स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है ओव्यूल। तो 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल। जो ये पराग कण होंगे, ये उड़कर या कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स इसको यहाँ से उठाकर रखेंगे यहाँ पर। तो स्टिग्मा का काम है इसको चिपका के रखना। उसके बाद ये जो पराग कण जाते हैं इधर, यहाँ जाने के बाद ये अंदर एक ट्यूब बनाने लगते हैं। तो वो ट्यूब कहाँ पे बनेगी, स्टाइल के रास्ते के अंदर बनेगी, और उस ट्यूब के माध्यम से ये जो सेल है ये जाएगा फीमेल सेल तक, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो इसमें यही लिखा हुआ है कि कार्पेल या पिस्टिल क्या है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहले तो पिस्टिल इसको हम बोलते हैं। 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कलंक, शैली और अंडाशय। सबसे ऊपर वाला होता है कलंक, ये हो गया शैली, और नीचे ये वाला हिस्सा हो गया आपका अंडाशय। इसके अलावा शीर्ष भाग को वतिकाग्र कहते हैं, इसको वतिकाग्र भी बोला जाता है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। टॉप पार्ट को स्टिग्मा बोला जाता है, जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। इसी के साथ स्टिग्मा जो है, जो वतिकाग्र है, वो चिपचिपा होता है, ताकि जो भी पराग कण आए वो चिपक जाए। तो स्टिग्मा इज स्टिकी सो दैट पोलन ग्रेन कैन स्टिक टू इट। मिडिल पार्ट, वो जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको स्टाइल बोलते हैं, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोलन पार्ट एट द बॉटम। ये जो मैंने बनाया था, ये जो सोलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, जिसके अंदर फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता है। तो नीचे का सूजा हुआ भाग अंडाशय होता है, जो अंडाशय को मादा लैंगिक कोशिकाओं से युक्त करता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। देखो, पॉलन ग्रेन्स अभी आपने पढ़ा परागकण, उनका कहाँ तक जाना जरूरी है, स्टिग्मा तक, वतिकाग्र तक जाना जरूरी है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल सेल है, वो फीमेल के पार्ट तक पहुंच जाएंगे, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागन। तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर ये था ना जहां बन रहे थे, और स्टिग्मा तक यानी यहाँ से यहाँ जाना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। 2 तरीके का होता है। सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होगा जब एक ही पौधे के अंदर हो जाएगा सब कुछ। तो पौधे के अंदर एक फूल में भी हो सकता है कि एक ही फूल के अंदर से यहाँ चला गया, या एक पौधे में 2 अलग अलग फूल ले लो पर पौधा एक ही है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। ये है सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल के अंदर जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के पास चला जाएगा, या एक ही पौधे के अंदर 2 फूल हैं तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Pollen grains are transferred from anther to stigma of same flower और another flower on same plant। एक ही पौधे में होगा,
तो उसी पौधे, देखो इन्होंने बोल तो दिया उसी फूल या उसी पौधे के अन्य किसी फूल। इसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगे, पर दो अलग अलग पौधे एक जैसे होने चाहिए। गुलाब के हैं तो गुलाब के ही, या किसी के भी पौधे आप लोगे उसी के ही, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे होने चाहिए। तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको पर परागण बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग पौधे इन्वॉल्व होंगे, तो इसके जो मेल पार्ट है वहां से इसके फीमेल पार्ट पर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनका ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की। जब ये जो परागकण है ये यहाँ से यहाँ पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा? इन परागकणों के अंदर, इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर है मेल सेल, मेल युग्मक, नर युग्मक। इसके अंदर है फीमेल सेल, मादा युग्मक। अब इनका मिलना जरूरी है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो इनके मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। When male gamete present in pollen grain fuses or combines with the female gamete, जब पराग कणों में मौजूद युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है बीजांड के अंदर, इसको बीजांड भी बोला जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको अंडाशय या बीजांड भी बोला जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या है? यहाँ पे आपका आया परागकण, परागकोश, सॉरी परागकण, पॉलन ग्रेन आया। यहां पर आपका है फीमेल गैमेट। तो अब ये ट्यूब बनानी शुरू होगा और ये ट्यूब जाएगी सीधा फीमेल गैमेट तक। फिर ये जो सेल है मेल युग्मक है, ये इस ट्यूब के अंदर से चला जाएगा इसके पास। अब ये यहां पर आ गया, ये कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद क्या होगा? जो ये हिस्सा है ये बदल जाएगा सीड में, बीज में। आपको मैं दिखा देती हूं। तो जो ये वाला हिस्सा है ये बदल जाता है सीड में, और ये जो पूरा हिस्सा है ये बदल जाता है फ्रूट में। जैसे ही मेल और फीमेल कंबाइन होंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा तो बदल जाएगा सीड में, बीज में, और इसके चारों तरफ जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो बदल जाएगा फ्रूट में, फल में। ये सब कुछ झड़ जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बनते हैं फ्रूट्स और सीड्स। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया? द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विद इन द ओव्यूल। ये इस वाले हिस्से को बोलते हैं ओव्यूल। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसके अंदर ये हिस्सा, इसको तो बोलते हैं ओव्यूल, और इस पूरे हिस्से को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो इन्होंने यही, यानी इसको तो बोलते हैं बीजांड। तो इन्होंने यही बोला कि भ्रूण का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, और इसके अब क्या होगा? चारों तरफ एक बहुत सख्त परत आ जाएगी और बीज बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बाद में सीड में। इसके अलावा बाकी सारे पार्ट्स ड्राई अप, सूख जाएंगे। जैसे आपकी सेपल्स हो गई, वो बाह्य पुंज दल हो गया वो, इसके अलावा पेटल्स, पंखुड़ियां हो गई, स्टेमन हो गया, मेल पार्ट हो गया, सब झड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। इस तरीके से फल और फूल दोनों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज यानी उत्तकों की। जैसे आपको पता है, आपने सबसे पहले सेल पढ़ा, हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल जब एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, कोशिका जब इकट्ठी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। तो ऐसे सेल्स जो दिखने में एक जैसे हो, वो सारे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम उत्तक बोलते हैं। तो समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है, एक मिलकर काम करता है, उसको टिश्यू यानी उत्तक बोलते हैं। और हमारे पौधों के अंदर कितने तरीके के टिश्यू होते हैं? दो। एक वो जो डिवाइड होते रहेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, एक वो जो परमानेंट है। जो डिवाइड होते रहेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक, डिवाइड हो सकते हैं। एक है परमानेंट यानी स्थायी उत्तक। इसके अलावा जो आपके हाइट बढ़ाएंगे, तीन जगह से हाइट बढ़ सकती है। एक सबसे ऊपर से एपिक, बिल्कुल एपिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ। इंटरकैलरी, बीच में से, वो हो गई अंतर्वेशी। और तीसरी हो गई लेटरल। लेटरल का मतलब है चौड़ाई इस तरीके से बढ़ना, गर्थ बढ़ना, इंग्लिश में बोलते हैं गर्थ, ऐसे चौड़ाई बढ़ना।
पौधों की या पेड़ों की ऐसे चौड़ाई भी बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल यानी पार्श्व। तो आपके हो गए प्लांट टिश्यू दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक हो गए 3 यानी विभ ज्योतक हो गए 3 और परमानेंट हो गए 2। परमानेंट कैसे हैं, स्थायी है ना, या तो सिंपल रहेंगे, अब परमानेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स बन के रहेंगे, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो अपनी आप को डिवाइड कर सकते हैं और आगे की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हो गए, इनको ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देखो मैं आपको बता सकती हूँ, पौधे का वो हिस्सा जो बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसको आप मेरिस्टम बोलते हो यानी विभ ज्योतक बोलते हो। अब ये इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि सेल को डिवाइड कर सकते हैं बार बार इनका सेल कोशिका जो है विभाजन हो सकता है। इनका सेल जो है वो बहुत पतला होता है और इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी गाढ़ा होता है। जो सेल वॉल है काफी पतली होगी, अंदर का सामान काफी गाढ़ा होगा, इनके बीच में स्पेस होता है। इनके जो सेल्स हैं, जो कोशिका है, उनके बीच में स्पेस मिलता ही मिलता है, जगह मिलेगी मिलेगी बीच बीच में। अब एपिकल मेरिस्टेम आप ये देख सकते हो, डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे ऊपर जो मिलेगा आपको, सबसे ऊपर शीर्ष पे, यहाँ पर, इधर सबसे टॉप पर एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, शीर्षस्थ विभ ज्योतक जिसको बोलते हैं। जो ये ग्रोथ करता है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि ये हाइट बढ़ाने का काम करता है एपिकल। इंटरकैलरी क्या करता है, ये जो दो पत्तियां हो गई, दो तने हो गए, उनके बीच की हाइट, उनके बीच की लंबाई को बढ़ाता है। ये नोड्स, इस पोर्शन को नोड्स बोलते हैं, इसको जहां जहां से कोई भी चीज नहीं बनती है, नोड्स की लेंथ को, दो नोड्स के बीच में, नोड्स एंड इंटर नोड्स, आप इंटर नोड्स बोल सकते हो, दो नोड्स के बीच के लेंथ को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टम बढ़ाता है गर्थ को, ये जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, जो भी है, इसको हम बोलते हैं लेटरल, गर्थ बोलते हैं, गर्थ को बढ़ाता है। तो 3 तरीके के मेरिस्टम हो गए। तो एपिकल कहाँ रहता है, एपिकल प्रेजेंट रहता है बिल्कुल टिप्स पे, ज्यादातर इसी के बारे में क्वेश्चन आया जाता है। इसको प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन की। जैसे आपको पता है कि पौधों के अंदर 2 तरीके के उत्तक होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक विभ ज्योतक और एक होते हैं परमानेंट। क्या फर्क है दोनों में, ये डिवाइड हो सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, ये नहीं बढ़ा सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो असल में होता क्या है, तुम ये समझ लो कि ये ना एक ही सेल होते हैं, जब बचपन में तो बढ़ सकते हैं, बाद में हम लोग परमानेंट हो जाते हैं। तो हम भी पहले मेरिस्टेमेटिक ही थे, राइट। तो जो परमानेंट सेल होते हैं, जो परमानेंट उत्तक होते हैं और टिश्यू होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभ ज्योतक उत्तक पुराने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और ये अपनी हाइट बढ़ाने की, डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देंगे, तो किस में बदल जाते हैं, परमानेंट में बदल जाते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये। यानी विभेदन। विभ ज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक विशिष्ट भूमिका निभाती हैं और स्थायी आकार ले लेती हैं और इसको विभेदन के रूप में जाना जाता है। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, जो टिश्यू है, वो एक पर्टिकुलर रोल ले लेंगे, परमानेंट शेप साइज ले लेंगे और परमानेंट टिश्यू बना लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक की। ये ऐसे टिश्यूज हैं जो अपनी डिवाइड होने की पावर को खो चुके हैं। ये जिंदा और मृत दोनों हो सकते हैं। जैसे अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपके परमानेंट थे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल। सिंपल वो है जिनमें देखो टिश्यू कैसे बनता है, सेल्स के ग्रुप से, कोशिकाओं के ग्रुप से। सारे के सारे सेल्स दिखने में एक जैसे हो, सिंपल। सारे के सारे सेल्स जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं सब अलग अलग हो, वो हो गया कॉम्प्लेक्स। ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक ही कंपनी के लोग हैं, ठीक है, और सेम पोजीशन के लोग हैं, सेम डेजिग्नेशन के लोग हैं, वो सिंपल हो गया। लेकिन अगर एक ग्रुप बना है जिसमें कोई किसी डेजिग्नेशन का है, कोई किसी डेजिग्नेशन का है, तो उन्होंने टीम बनाई है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। ये सिमिलर सेल, समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? जो एक या एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे, यानी इसमें एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं इसमें होंगी। जैसे ये दो तरीके का होता है, जाइलम, फ्लूम। इसमें भी 4 तरीके के सेल्स होते हैं, इसमें भी 4 तरीके के सेल्स होते हैं, चारों अलग होते हैं। सिंपल वाला 3 तरीके का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन उनमें सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। वो इतना नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों हैं हमारे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? जो पानी, खाना इधर से उधर ले जाने में किसी चीज में भी हेल्प करें, उनको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो जाइलम क्या है? जाइलम पानी और मिनरल्स को प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जो पानी और मिनरल्स हैं, यानी जो खनिज और पानी है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे? जाइलम उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लूएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। फ्लूएम ट्रांसपोर्ट क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आपको मैं बता दूं, खाना अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, वो फ्लूएम लेकर जाता है। तो इसीलिए जाइलम और फ्लूएम को वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, यानी संवहनी बंडल के रूप में इसको जाना जाता है। अब मैं आपको 2 टर्म्स बता रही हूँ, छोटी छोटी टर्म्स है, फटाफट से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपीरेशन, यानी स्वेद। आपको बता दूं, जो लीफ होती है ना, जो पत्तियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो पौधों के अंदर क्या होगा? जब वो खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, इन्हीं के थ्रू लेते हैं, छेद के थ्रू ही लेते हैं। तो जब भी छेद खुलता है, पौधों के अंदर का पानी थोड़ा सा उड़ जाता है भाप बन के। गर्म वाली भाप नहीं, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये जो वाटर का नुकसान जो होता है, पानी का जो नुकसान होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी स्वेद। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी जल वाष्प के रूप में पौधों की पत्तियों से जल की हानि होती है। इसी के अलावा ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन में कंफ्यूज मत होना। ट्रांसपीरेशन मतलब पानी की कमी हो जाना, नुकसान हो जाना। ट्रांसलोकेशन का मतलब है खाने का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्टेशन। पौधों के अंदर खाना जब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला जाए, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स, पौधों में भोजन का परिवहन करना। तो ये है आपका ट्रांसलोकेशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वृक्ष वलय कालक्रम। मतलब क्या होता है इस वर्ड का? हम क्या करते हैं, जो आपने देखा भी होगा कि जो पौधों की एज है वो पता लगाई जा सकती है। जब हम लकड़ी काटते हैं तो उसमें जितने चक्कर होते हैं, जितने रिंग्स होते हैं, उनसे हम पौधे की एज का पता लगा सकते हैं, पेड़ की एज का पता लगा सकते हैं। उसी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द प्लांट बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ जाइलम टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है जाइलम का, ये रिंग्स बना के रखता है, तो हम उसके रिंग्स को काउंट करके पौधे की एज लगा सकते हैं। इसी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी या वृक्ष वलय कालक्रम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। जैसा आप सबको पता है, ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, अपना खाना खुद बनाते हैं। वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, इसी के साथ वो पानी लेंगे और इनको मिलाकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो उनके अंदर खुद से होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, इन सबको कंबाइन करके बनाएंगे अपना खाना, जो होता है ग्लूकोज। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं CO2 और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसी को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हो, ये पौधा है तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेगा, पानी आप इसको जड़ों में से दोगे और ये सबको कंबाइन करके ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है? एक तरीके की शुगर है, शर्करा है, और साथ ही ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देगा। प्लांट हॉर्मोन्स, पादप हॉर्मोन्स, यानी जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है 2 चीजें, हमारा दिमाग और हमारे हॉर्मोन्स, ऐसे ही पौधों के अंदर जो उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए उनके पास होते हैं हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स को, पौधों के हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलते हैं। टोटल 5 तरीके के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबर्लिन्स, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं।
इसी के साथ दो अलग हार्मोन भी होते हैं, फ्लोरिजेंस और ट्रोमेटिन। इनके बारे में आज तक ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक बार इनको पढ़ के चले जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। ये सेल में ग्रोथ, हाइट बढ़ाएगा, सेल की ग्रोथ करेगा, कोशिका को बड़ा करेगा, लंबाई बढ़ाएगा, फूल अगर बन रहे हैं तो फूलों को बनाने में मदद करेगा, पौधों फल को बनाने में मदद करेगा। जिबर्लिन की बात अगर हम करें तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, यानी जैसे आपको पता है बीज तब तक नया पौधा नहीं बनाएगा जब तक आप उसको दबाओगे नहीं मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर दबाने से पहले वो डोरमेंसी में रहता है। डोरमेंसी का मतलब वो निष्क्रिय है, वो कुछ काम नहीं करता। तो उसको तोड़ने यानी उसको अंकुरित करने में, उसको जर्मिनेट करने में, इसको आप ये भी कह सकते हो जर्मिनेट करने में हेल्प करता है कि पौधा जल्द से जल्द उगे। इसके अलावा फ्लावरिंग कराने में यानी फूल बनाने में जिबर्लिन मदद करता है। साइटोकिनिन की बात करूं तो साइटोकिनिन बेस्ट फ्रेंड है ऑक्सिन का। ये अगर ऑक्सिन होगा तो ही काम करेगा। आपको मैं बताऊं 5 हार्मोन में से 5 कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकिनिन, ये तीनों का काम लगभग एक जैसा होता है। सब हेल्प करते हैं सेल की ग्रोथ में, पौधे की ग्रोथ में। सिर्फ एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो पौधे को रोकने का काम करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड सारे उल्टे काम करेगा। जैसे ये फूल बनाने में मदद करते हैं तो वो फूल को रोकने में मदद करेगा। जैसे ये मदद करते हैं कि बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो, उसकी डोरमेंसी टूट जाए, वो डोरमेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए, ये सेल डिवाइड करने में मदद करेगा जिससे हाइट बढ़ती है। इसके बाद करते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर है यानी वृद्धि अवरोधक है। ये डोरमेंसी, अभी आपको मैंने बताया कि ये सुप्तता को बढ़ावा देता है। बाकी सारे स्टोमेटा को खोलने का काम करेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो, प्रकाश संश्लेषण हो, खाना बनाए, बढ़ाई उनमें बढ़त हो। ये स्टोमेटा को बंद करने में हेल्प करता है। ये पत्तियों को झड़वाने में, जैसे पत्तियां झड़ जाती हैं उनमें मदद करता है। पौध जो फल हैं या फूल हैं वो झड़ के गिर जाते हैं, ये उनमें मदद करता है। बाकी 3 उनको जोड़ रखने में मदद करते हैं। इसी के साथ मैं बात करती हूँ इथाइलिन की। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस बन चुके हैं कि केवल एक ऐसा हार्मोन जो गैस की फॉर्म में है, बाकी सब लिक्विड की फॉर्म में थे, ये गैस की फॉर्म में है, तो वो इथाइलिन है। ये भोजन को पकाने में मदद करता है। जो फ्रूट होते हैं उनको पकाने में मदद करता है। कच्चे नहीं खाते हैं हम पके हुए फ्रूट्स खाते हैं। इसके अलावा ये फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाने में मदद करता है, मादा फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। आपने देखा भी होगा, जो कई बार ऐसा होता है जो जो ये फल बेचते हैं वो कच्चे फल तोड़ लेते हैं, तो या तो उसमें लगाते हैं मसाला, कार्बाइड, क्योंकि मसाले वाले जो फल होते हैं नुकसान देते हैं। एक और तरीका है जेन्युइन तरीका, वो क्या करते हैं, इथाइलिन गैस पास करा देते हैं। इथाइलिन एक गैस है, बाहर भी मिल जाती है, वो गैस पास करा देते हैं, वो पौधे पक जाते हैं। तो गैस कौन सी यूज करते हो आप फ्रूट्स को पकाने के लिए? इथाइलिन या इथेन। चलिए, अब हम बात करते हैं फ्लोरिजेंस और ट्रोमेटिन। मैंने बताया कि ये बहुत कम इनके बारे में क्वेश्चन आया है। फ्लोरिजन में आपको नाम आ रहा है फ्लावर, तो ये फ्लावर को बनाने में, खिलने में मदद करेंगे, इसलिए इनको फूल हार्मोन यानी फ्लावरिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ट्रोमेटिन की बात करूं तो ये अगर कहीं पे चोट लग जाए, पौधे को कहीं से इंजर्ड हो जाए, तो उसको हेल्प करते हैं हील होने में, उसको ठीक होने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी का मतलब है हम लोग यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हमारे आसपास जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से हम लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग पर डिपेंड करते हैं, जो जीवित तत्व है वो अजीवित तत्व पर निर्भर करता है, और किस तरीके से नॉन लिविंग कंपोनेंट लिविंग पे निर्भर करता है। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इसके अंदर दोनों जैविक और अजैविक तत्व दोनों शामिल होते हैं। जैविक को बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, इसमें सारे के सारे जीवित जीव होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर जो इनको खाते हैं, उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, उत्पादक को, और डीकंपोजर्स वो होते हैं कि जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनकी बॉडीज का क्या होगा, इनकी बॉडीज को सड़ाने गलाने का काम करते हैं डीकंपोजर्स यानी अपघटक। अबायोटिक में कौन से होंगे, अजैविक तत्व में कौन से होंगे, जिनमें भी जान नहीं होती, मिट्टी, हवा, पानी,
आसपास की जितनी भी चीजें हैं जिनमें जान नहीं है वो अबायोटिक यानी अजैविक घटक में आएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक जो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसके अंदर सिर्फ मिलेंगे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की यानी उपभोक्ता की। ये वो हैं जो खाना वो खाते हैं जो प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, जो उपभोक्ता जो उत्पादक द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं। इसी के साथ इसमें 3 तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। सबसे पहले आगे प्राइमरी, प्राथमिक उत्पादक, ये वो है जो पौधों को खाते हैं सीधा। फिर आगे सेकेंडरी, द्वितीयक, ये वो हैं जो प्राइमरी वालों को खाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप ऐसे देख सकते हो कि पौधा है, पौधे को किसने खा लिया? हिरन ने खा लिया, तो हिरन हो गया प्राइमरी। हिरन को खा लिया आगे शेर ने, तो शेर क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, क्योंकि शेर ने डायरेक्टली खाया, इनडायरेक्टली खाया किसको है? प्रोड्यूसर्स को, पर किसके माध्यम से? हिरन के माध्यम से। सेकेंडरी या द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे आते हैं टर्शरी, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में। जैसे ग्रास, ये आ गई प्रोड्यूसर, मैंने माना इसको खाया है आपको रैट ने, रैट को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया पीकॉक ने। तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता। और ये हो गए टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी तृतीयक उपभोक्ता। तो ये इस तरीके से इनकी चेन चलती है और इस चेन को बोलते हैं फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें ये पता लगता है कि किस ऑर्गेनिज्म ने किसको खाया है, उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। डिकम्पोजर्स की बात अगर करें, डिकम्पोजर्स रह गए हैं। डिकम्पोजर्स वो हैं जो मरे हुए जीवों में, देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने खाना कैसे बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड पानी लेके, यानी मिट्टी से चीजें ली तब खाना बना। तो मिट्टी से तो ऐसी चीजें सब खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो ऐसा ना हो तो डिकम्पोजर्स मदद करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो चीज मर चुकी है उसकी बॉडी से वो सारी चीज मिट्टी को वापस देते हैं, सड़ाकर गलाकर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक या यौगिक मैटर। उसको तोड़ते हैं बिल्कुल सिंपल में, कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज मिलती है वो कॉम्प्लेक्स मिलती है, उसको तोड़ा जाता है सिंपलर चीजों में। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी जो जटिल कार्बनिक यौगों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और बाद में उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो ऐसे होते हैं डिकम्पोजर्स। इसके बाद हम अभी आपने कुछ स्लाइड्स के पहले प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो एनिमल्स को जब हम वर्गीकरण करेंगे, जंतु वर्ग का, जंतु जगत का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले आते हैं फाइलम, प्रोटोजोआ। फाइलम का मतलब ग्रुप, तो सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ का ग्रुप। प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव होते हैं, और इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एमीबा, यूग्लेना, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा आई थिंक वो है जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, सोने की जो बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा से होती है। तो ये हो गए आपके फाइलम प्रोटोजोआ। इसमें सिंगल सेल वाले आते हैं, सिर्फ एक कोशिका वाले जीव आते हैं, जानवर आते हैं। इसी के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है फाइलम पोरीफेरा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रोटिस्टा पढ़ा था, प्रोटोजोआ पढ़ा था। प्रोटोजोआ के बाद आपने पढ़ा पोरीफेरा। पोरीफेरा से याद रखोगे पोर, पोर का मतलब छेद। तो ये वो है जिनमें छोटे 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 छेद मिलेंगे, जैसे स्पंज। आपने अगर स्पंज देखा है जिससे हम नॉर्मली रब भी करते हैं, स्पंज जो होता है, आप कुछ भी फेस पे लगा रहे हो स्पंज से उसको रब करते हो, पानी के अंदर मिलता है स्पंज। मैं आपको ये बता दूं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ओरिजिनली ये एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। तो मेराइन वाटर में मिलेगा, छोटे छोटे छेद होंगे, छिद्र होते हैं। मल्टी सेलर और एनिमल है, बहुकोशिकीय जीव होता है, स्पंज, साइकन एक्सेट्रा। और स्पंज को आप ध्वनि अवशोषक, साउंड को एब्जॉर्ब जो करता है, साउंड एब्जॉर्बर की तरह आप इसको इस्तेमाल करते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं फाइलम कोइलेंट्रेट्स की। तो सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोटोजोआ, फिर आपने पढ़ा पोरीफेरा, अब आपने पढ़ा कोइलेंट्रेट्स। तो कोइलेंट्रेट्स में ऐसे याद रखोगे, ये भी पानी में रहने वाले होते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, इनके एग्जाम्पल्स ही लर्न करने हैं, दैट्स इट। तो फाइलम कोइलेंट्रेट में इसको सिलेंट्रेट बोलते हैं,
सॉरी कोइलेंट्रेट इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिलेंट्रेट है, तो संघ सिलेंट्रेटा यानी इसमें कौन कौन से आएंगे, हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में एक और चीज बताती हूँ, ओनली ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ब्रेन। ये थोड़े से डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, विकसित हैं, और हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जिसके पास दिमाग नहीं होता, तो हाइड्रा आप याद रखेंगे। तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन हो गए, सिलेंट्रेट में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को याद देखो, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आ रहा है प्लेट, मैंने आपको क्लासेस में ऐसे ही समझाया था अगर आपको याद हो ट्रिक से। तो प्लेट कैसी होती है, फ्लैट, तो इसमें फ्लैट वॉर्म्स हो गए आपके जो बिल्कुल चपटे क्रमी होते हैं, बिल्कुल फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं। टेप वॉर्म हो गया, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, बिल्कुल कीड़े मकोड़े होते हैं जो वॉर्म्स जो आपके बॉडी के अंदर में मिलेंगे, लेकिन फ्लैट वाले। जैसे अर्थ वॉर्म है, अर्थ वॉर्म फ्लैट नहीं है, अर्थ वॉर्म थोड़ा उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो मिलते हैं। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया अगर आपको पता हो ऐसे ऐसा होता है बिल्कुल फ्लैट। ये प्लेनेरिया है, बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है, तो इसके अंदर ये वाले सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऐसे जानवर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम एनालिडा की। एनालिडा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थवॉर्म, इसके अंदर क्या है, जैसे आप एक चीज समझो, प्लेटीहेल्मिन्थ्स थे फ्लैट, उनका बड़ा भाई है एनालिडा। इसमें वॉर्म्स ही आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, लेकिन फ्लैट वाले नहीं आएंगे, उठे हुए आएंगे। तो इनकी लंबी बॉडी होती है, थिन बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, यानी कोमल शरीर होता है। जो रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं, अपनी स्किन से लेते हैं, गीली जगह रहते हैं, तो स्किन से ये सांस लेते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, नेरिस हो गया, और लीच हो गया, जोंक हो गई। जोंक वो होती है जिसपे अगर आपने देखा होगा बारिश में निकलती है, और अगर स्किन पे चिपक जाए तो खून चूसती है। इसके अलावा नमक डाल देते हैं तो वो थोड़ा मरना शुरू हो जाती है, ये वही है। तो लीच, अर्थवॉर्म और नेरिस। इसके अलावा बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्थ्रोपोड को याद रखो, 8 पैर, ठीक है। इसके अंदर आर्थ्रोपोड की सबसे खास पहचान, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पैर जुड़े हुए होते हैं, तो इनके जॉइंटेड लेग्स, इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है संयुक्त पैर। कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये सब आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। कॉकरोच के ऊपर सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन यही आता है कि कॉकरोच जो है वो कौन से फाइलम में, कौन से संघ में आता है, तो वो आता है आर्थ्रोपोड्स में, ध्यान रखेंगे। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है, खुला रहता है, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि नसों के अंदर बहेगा, जो है बॉडी के अंदर बिल्कुल खुल के बह रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्का को याद रखोगे, देखो मोलस्का ये वो होते हैं जिनकी बॉडी पे शेल मिलेगा, आवरण मिलेगा। जैसे स्नेल, एक हार्ड कोई ना कोई आवरण मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर शेल वाले जो होते हैं वो मोलस्का में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे शेल वाले आएंगे। ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया। स्क्विड कौन सी होती है, स्क्विड कुछ इस टाइप से होती है, मतलब ऑक्टोपस की तरह होती है, ये निकले हुए होते हैं, ये स्क्विड होती है। तो ये सब आपके किस में आएंगे, फाइलम मोलस्का में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब से शुरू हुई है हमारी स्लाइड्स, एक तो आपका इंपॉर्टेंट है स्पंज, प्रॉपर स्पंज के बारे में क्वेश्चन आ गया, ये पॉरीफेरा में आता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेट, क्योंकि हाइड्रा और जेलीफिश के ऊपर क्वेश्चन आता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स इंपॉर्टेंट है, एनालिडा इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड इंपॉर्टेंट है, मोलस्का इंपॉर्टेंट है। एकिनोडर्मेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसके अंदर सारे के सारे अब तक सारे जितने भी आ रहे हैं सब पानी में रहने वाले। आप देख रहे हो कितनी वेराइटी है हमारे मेराइन वर्ल्ड के अंदर, पानी में रहने वाले जीवों के अंदर कितनी वेराइटी है। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, स्पाइनी स्किन, जिनकी कांटेदार त्वचा होती है वो आएंगे। जैसे सी फिश, स्टार फिश जो होती है, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार्स। तो ये सभी आपके नाम है फिशेस के, यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, ये स्टार फिश है। तो स्टार फिश किस में आएगी, एकिनोडर्मेटा में आएगी। फिशेस, अब आ जाओ आप मत्स्य वर्ग पे, मछलियां। तो आपको पता होना चाहिए सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ मछलियां हैं इसके अंदर।
कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिन जो अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। हम कैसे हैं? हम वार्म ब्लडेड हैं। हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है, इसीलिए हमको सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है और गर्मियों में थोड़े ठंडे, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते होते तो जब सर्दियां चल रही है हम बढ़ा लेते ताकि हमको गर्मी ठंड ना लगे। तो हम हैं वार्म ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है। तो ठंड हो या गर्मी हो, ये अपना टेम्परेचर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर रहते हैं। जो इनका हृदय होता है 2 भागों में डिवाइड रहता है सिर्फ, और इनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि जब 2 चैम्बर है, नॉर्मली हार्ट क्या करता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड और CO2 वाले ब्लड को अलग अलग करता है। लेकिन क्योंकि 2 ही चैम्बर हैं तो इसलिए मिक्स हो जाता है और ब्लड जो है वो इम्प्योर रहता है काफी हद तक। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग, यानी उभयचर इनको बोलते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। इसके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन, अगर ये पानी जमीन दोनों पे रह रहे हैं तो जो पानी में रहता है वो तो गिल से रेस्पायर करता है, सांस लेता है, गलफड़े जिनको बोलते हैं। जो यहाँ रहता है जमीन पे वो लंग्स, फेफड़ों से रेस्पिरेशन करता है। तो ये किससे करते हैं? दोनों से करते हैं, गिल से भी, लंग्स से भी और स्किन से भी, जहां जिसकी जरूरत हो। तो ये गलफड़े त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से आएंगे? फ्रॉग, मेंढक, सैलमेंडर। सैलमेंडर क्या है? एक तरीके की हल्की सी लंबी छिपकली की जैसा होता है, लेकिन रहती पानी में है। टोड, यानी टोड क्या होता है? मेंढक का ही एक प्रजाति है, तो टोड्स हो गए। बात करते हैं रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग। ये वो हैं जो रेंगते हैं, तो क्रॉलिंग एनिमल्स हैं। ये जमीन पर रहते हैं तो फेफड़े होंगे इनके पास। कौन कौन रेंगता है? लिजर्ड, छिपकली, सांप, कछुआ आदि। एव्स की बात करें तो ये पक्षी वर्ग है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। फ्लाइट पॉसिबल है, उड़ान संभव है। जो 4 लिम्स हैं, हमारे पास 4 लिम्स होते हैं, ऊपर वाले 2 4 लिम्स, और जो पैर होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं। तो इनके अंदर 4 लिम्स होते हैं, लेकिन वो किस में बदल चुके हैं? पंख में बदल चुके हैं। तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ों से। जब पानी में तो नहीं है, अगर पानी में नहीं है तो आपका गलफड़े यानी गिल्स तो खत्म हो गए, तो लंग्स ही बची हैं। नो टीथ, इनमें दांत नहीं होते। बीक इज फॉर्म्ड बाय जॉ। हमारे अंदर जो पूरा जबड़ा होता है पक्षियों के अंदर, वो ही चीज बीक का काम करती है, उनकी चोंच का काम करती है। इस एग्जाम्पल है क्रो यानी कौवा, पीकॉक यानी मोर। कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड। ऐसी कौन सी बर्ड है, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? कीवी और एमू। कीवी और एमू नहीं उड़ सकते हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट अलाइव बर्ड ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी बर्ड है। स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड, सबसे छोटी पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। और आपको बता दूं हमिंग बर्ड पीछे की ओर भी उड़ सकती है। नॉर्मली पक्षी आगे उड़ते हैं, पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। आगे आ जाओ, मैमेलिया यानी स्तनी वर्ग। हम लोग मैमल्स में आते हैं, यानी मैमल्स वो होते हैं जिनकी स्किन से, जिनकी त्वचा से पसीना, यानी जिनकी त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स मिलते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द स्किन। इसके अलावा वार्म ब्लड होते हैं, उच्चतापी जंतु होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड। स्किन हैज हेयर, त्वचा पे बाल होते हैं। कान बाहर की तरफ, शरीर से बाहर निकले हुए होते हैं। एग्जाम्पल है एकिडना, प्लेटिपस। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैमल्स नॉर्मली वो होते हैं जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन ये 2 ऐसे हैं जो अकेले मैमल्स हैं जो किसको जन्म देते हैं? ये देते हैं सीधा ये अंडे देते हैं। तो एकिडना और प्लेटिपस ये एग लेइंग मैमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स, कंगारू एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज यानी जंतु उत्तक की। आपको मैं बता दूं कि जंतुओं में, एनिमल्स में टोटल 4 तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल यानी उपकला उत्तक, अगला है कनेक्टिव यानी संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक, और नर्वस टिश्यू तंत्रिका उत्तक, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू आपको मैं बता दूं, हमारी बॉडी में जैसे ये स्किन है, स्किन के जस्ट बाद जो आपकी लेयर होगी पूरी बॉडी पे वो होगी एपिथेलियल टिश्यू, जिसको उपकला उत्तक बोलते हैं।
तो उपकला उत्तक क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कई बार कट लग गया, पिंक सी स्किन निकल जाती है, वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, उपकला उत्तक ही होता है। तो कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, सबसे बाहरी सतह को चारों ओर से घेर के रखता है। प्रोटेक्ट द बॉडी, शरीर की रक्षा करता है, हर जगह मिलेगा। ट्रैकिया, जो सांस लेने वाली नली होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, उसमें मिलेगा। किडनी में मिलेगा, गुर्दों में मिलेगा, लंग्स में मिलेगा, खाना खाने वाली नली में मिलेगा, माउथ में मिलेगा, हर जगह आपको ये टिश्यू मिलेगा ही मिलेगा। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव वर्ड में आ रहा है ना, कनेक्ट करना। ऐसा टिश्यू, ऐसा उत्तक जो अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, इसको संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। ये अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन को जोड़कर रखता है। यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये कई सारे तरीके का होता है, तो अब आपको मेन लर्न करना है। जैसे फैट, जहां खाली जगह होगी मसल के बीच में, स्किन के बीच में, वहां आके भर जाएगा फैट। तो फैट को अब कौन कनेक्ट कर रहा है, तो फैट को जो कनेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं, वसा को जो जोड़ के रखता है वो होता है एडिपोज टिश्यू, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज फैट स्टोरेज टिश्यू। वसा उत्तक, वसा भंडारण उत्तक के रूप में कार्य करता है। अगला आ जाओ लीगामेंट। ये जो दो बोन्स हैं बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसको लीगामेंट बोलते हैं, जो दो हड्डियों को जोड़ता है। तो लीगामेंट क्या है, जो दो हड्डियों को आपके जोड़े रखे, वो लीगामेंट है। इस तरीके से आप एक पढ़ोगे, टेंडन्स बोलते हैं। टेंडन्स क्या है, यहाँ हड्डी है और ये स्किन, इस हड्डी के ऊपर चारों तरफ मसल होती है, मांसपेशी होती है। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम कौन करती है, टेंडन्स काम करती है। तो टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। तो लीगामेंट्स क्या है, इसको हिंदी में स्नायु बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, और टेंडन क्या है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। देखो मसल्स, जितनी भी मसल्स हैं आपकी बॉडी में, लगभग 609 या 606 थी, मैं आपको कंफर्म, ये 639 मसल्स होती हैं। तो 639 मांसपेशियां हैं आपके शरीर में, सारी की सारी कौन सा उत्तक बनाती हैं, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक। इनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं, संकुचन उत्तक के रूप में भी जाना जाता है। सारी मांसपेशियां आती हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, 639 यानी 639। अपार्ट फ्रॉम देम दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन आप कैसे लर्न करोगे, वॉलंटरीली, स्वैच्छिक। दूसरा है अनवॉलंटरीली यानी अनैच्छिक, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी। 3 तरीके की मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में, जो आपकी मर्जी से काम करेंगी, जो अपनी मर्जी से काम करेंगी, और जो हृदय में प्रेजेंट रहेंगी। हृदय वाली सबसे आसान है, बाद में पढ़ेंगे। बात करते हैं आपकी मर्जी और अपनी मर्जी वाली। तो उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड, इन नामों से भी बुलाया जाता है। स्ट्रिप्ड वाली होती हैं जो आपकी मर्जी से काम करेंगी। दीज एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर विल, ये हमारी मर्जी से काम करती हैं, हमारे अनुसार काम करती हैं, ठीक है। अरेखित, इन पे रेखाएं नहीं बनी होती, ये अपनी मर्जी, अपने अनुसार काम करती हैं। जैसे पेट है, अब आपको पता है कि हमारे स्टमक में जो मांसपेशियां मिलेंगी वो अपने आप काम करती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो कौन सी है, वो हो गई अनस्ट्रिप्ड या अनवॉलंटरीली, या फिर आप इसको एक और नाम से बुला सकते हो, अच्छा स्मूथ भी बुलाते हैं, आप देख सकते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स, इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती। कहाँ कहाँ मिलेंगी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ऐसी लंबी ट्यूब जो मुंह से शुरू हो रही है नीचे तक जा रही है, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसमें पेट और सारे ऑर्गन्स आते हैं, इसी कैनाल में आते हैं, इसी रास्ते में आते हैं। तो आहार नाल, रक्त वाहिनियां, मलाशय, इन सब में उपस्थित होता है। ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्ट्रिप्ड मसल्स यानी रेखित मांसपेशी, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, थक जाती है काम करने के बाद, हमारे हाथ, हमारे पैर। तो जो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं वहां पे कौन सी मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। देखिए ये है स्ट्रिप्ड, मैं लिख भी देती हूँ, ये है स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब है बीच में रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही होंगी, इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, या ऐच्छिक, हमारी मर्जी के हिसाब से काम करेंगी, ठीक है। ये कार्डियक, सिर्फ दिल में मिलती है, हृदय मांसपेशियां जिनको बोलते हैं,
और ये होती है स्मूथ, इनको अनस्ट्रिप्ड बोलते हैं। इनमें कोई लाइनें लाइनें नहीं दिखाई देंगी। इनवॉलंटरी भी बोलते हैं, अनैच्छिक जिसको बोला जाता है। तो ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, थक जाते हैं। तो देखो, कार्डियक मसल्स हमारी रहती हैं, ये हृदय संबंधी मांसपेशियां हैं, सिर्फ हृदय में प्रेजेंट रहती हैं। जन्म से पहले काम करना शुरू कर देती है, जैसे ही बेबी का हार्ट बनता है, दिल बनता है, तब काम करना शुरू हो जाएंगी, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक काम करती रहेंगी। तो ये अकेली मांसपेशियां हैं जो बिना थके पूरी जिंदगी काम करती हैं। तो ये हार्ट में मिलती हैं, हृदय में मिलती हैं और थकती नहीं है। लास्ट टिश्यू की बात करें तो ये है नर्वस टिश्यू, यानी तंत्रिका ऊतक। ये सोचने समझने का सब कुछ यही टिश्यू काम करता है। ये सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, हर चीज की तरफ रिएक्शन देगा। किस चीज का मिलकर बना होता है आपको पता है? कोई भी टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, तो सबसे लंबे सेल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। इसके अलावा सब कुछ कंट्रोल करता है। ऐसी चीजें भी जो आपके कंट्रोल में है वो भी यही कंट्रोल करता है, दिमाग से ही सोचते हो। ऐसी चीजें भी कंट्रोल करेगा जो आपके हाथ में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं यही कंट्रोल करता है। ये है आपका न्यूरॉन। मैं आपको बता दूं, ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका यही होती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है? ब्रेन, दिमाग का सेल यही होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की, यानी मानव रक्त की। आपको मैं बता दूं, हमारे ब्लड में दो हिस्से होते हैं। एक तो प्लाज्मा, जब कोविड हुआ तो आपने नोटिस किया होगा लास्ट में प्लाज्मा ही डोनेशन हो रहा था, प्लाज्मा का डोनेशन हो रहा था। तो एक तो होता है प्लाज्मा यानी लिक्विड, और साथ में उसके अंदर होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रुधिराणु यानी सेल्स। तो ये लिक्विड है, इसके अंदर 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया प्लाज्मा, और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हमने कह दिया ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रुधिराणु, या फिर ब्लड सेल्स यानी रक्त के कोशिकाएं। 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली हो गई रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त की कोशिका या लाल रुधिराणु, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिराणु, और तीसरी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली काम क्या करती है? जब कहीं कट लग जाता है तो खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है, तो वो प्लेटलेट्स ही काम करती है। इन तीनों के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ प्लाज्मा। प्लाज्मा समझो जितना भी खून है, खून में 60% तो प्लाज्मा ही होता है, 40% होते हैं सेल। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, ये तो ब्लड के अंदर मैं बता रही थी, अब मैं प्लाज्मा के ऊपर बात करती हूँ। प्लाज्मा जिस भाई लिक्विड है ना, प्लाज्मा उस लिक्विड में 90% पानी होता है। तो प्लाज्मा क्या है? 90% पानी है। इसका मेन काम है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में सब कुछ ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। खाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, वेस्ट, हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम ब्लड का है। और ब्लड में किसका है? प्लाज्मा का है। तो प्लाज्मा ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रुधिराणु 40% बनते हैं। इसके अलावा 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी बोला जाता है। सबसे पहले आप बात करते हैं आरबीसी की यानी लाल रक्त कण की। इनका एक और नाम है जिसको इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। आपको एक और बात बता दूं, रेड ब्लड सेल्स में यानी लाल रक्त की कोशिकाओं में कोई भी आपका न्यूक्लियस नहीं मिलता। और आपको बता दूं, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत कम सेल है जिनमें न्यूक्लियस जो है नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के बिना कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो ये ऐसी चीज है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ कैमल और लामा, जो आपके ऊंट है और लामा है, उन्हीं के लाल जो रक्त कण है उनमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा, अदरवाइज न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। कहाँ बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। खून कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं आपके बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, हड्डी के अंदर, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, उनके सेल्स को बोन मैरो बोला जाता है। वहां आपका लाल खून बनता है। इसी के साथ खत्म कहाँ होता है? आपको बता दूं, इनका जो टाइम है वो 3 से 4 मंथ, 120 डेज बोलते हैं। 120 दिनों के बाद ये सब खत्म हो जाता है, नया खून आ जाता है। तो आप ये समझो कि ये जो खून खत्म हो रहा है कहाँ खत्म होता है? ये होता है स्प्लीन, पलीहा में। इसकी जो मृत्यु होती है वो लीवर के अंदर होता है प्लीहा, स्प्लीन उसमें होता है, इसलिए लीवर को ग्रेव ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी
आरबीसी की कब्र कहा जाता है, और इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, रेड ब्लड सेल। बाकी सब कुछ तो प्लाज्मा कैरी कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल कैरी करता है। इसके अलावा अगर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो हेमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल बनता है, इसकी कमी हो जाएगी और उसकी कमी होने की वजह से बीमारी होती है अनीमिया, यानी खून की कमी। बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, यानी श्वेत रक्त कण की, तो इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जैसे रेड ब्लड सेल्स का इराइथ्रोसाइट्स था, इनका ल्यूकोसाइट्स है। ये कहाँ बनते हैं, सेम वैसे ये बोन मैरो में बनेंगे, अस्थि मज्जा में बनेंगे, कहाँ कहाँ और बनेंगे, लिम्फ नोड्स में बनेंगे। लिम्फ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ब्लड है। ब्लड क्या है, ब्लड है प्लाज्मा, और इसके अंदर 3 सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हुआ क्या, अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं शरीर में, अगर किसी भी तरीके से थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर निकाल लेती हूं मैं और डब्ल्यूबीसी में बाहर निकाल लेती हूँ, तो इसके कॉम्बिनेशन को, मतलब आरबीसी और प्लेटलेट्स वहीं रह गए और ये दोनों थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर निकल गया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिम्फ, लसिका। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल इसमें भी तो है। तो व्हाइट ब्लड सेल कहाँ कहाँ बनेंगे, तो बोन मैरो जहाँ लाल खून बनता है, उसके अलावा ये आपके लिम्फ में बनेंगे, लिम्फ नोड में बनेंगे जहाँ पे भी इकट्ठा होगा, और लीवर और स्प्लीन में भी। हाँ, ये भी बता देती हूँ, जहाँ रेड ब्लड सेल मरता है वहीं पे व्हाइट ब्लड सेल बनता है। तो जहाँ रेड ब्लड सेल मर रहा है, यानी पलीहा, स्प्लीन, लीवर, वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। इसका मेन काम है इम्यून सिस्टम बनाना। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसी की वजह से होती है, इम्यूनिटी हमारी डेवलप करना, तो हमें बीमारियों से बचाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आप देख सकते हो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये प्लेटलेट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, इनका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल का एक और नाम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स का नाम हो गया आपका इराइथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का हो गया ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स का हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। कहाँ बनते हैं, ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। इसके अलावा कहाँ मृत्यु होती है, स्प्लीन में। तो यानी ये इनका काम बिल्कुल रेड ब्लड सेल्स के जैसा है, और इसका मेन काम है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी खून, रक्त के थक्के बनाना। आप देख सकते हैं इस फिगर में ब्लड सेल्स जो है तीनों टाइप के दिखा रखे हैं। कौन कौन से हो गए, इसके अंदर हो गए, सबसे पहले आप देख सकते हो रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटे हैं, फिर अगर आ गए आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स, ये तीनों टाइप के सेल्स आप देख सकते हो। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है, रक्त के क्या क्या कार्य रहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो नॉर्मल है 100 डिग्री सेल्सियस, वो कांस्टेंट टेम्परेचर ब्लड ही मेंटेन करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। हम अब व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, तो वो शरीर को रोग से बचाएंगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी खून का थक्का जमाने का काम रक्त का ही है, और सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, रक्त का ही है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अब हम सबके पास, हम सबका कोई ना कोई ब्लड होता है ना, ब्लड ग्रुप होता है, तो हम उन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए, तो ये डिस्कवर किए हैं लैंड्स स्टीनर ने। तो लैंड्स स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स, रक्त के वर्ग को खोजा था। नॉर्मली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, तो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो जिसके अंदर देखो, आपको मैं बताती हूँ होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं एंटीजन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन मिलेंगे, तो एंटीजन के बेसिस पे, जैसे जिसके पास एंटीजन ए मिला उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो जिसमें एंटीजन ए होता है उसका रुधिर वर्ग ए होता है, जिसमें एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे ए और बी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। बात यह है कि एंटीजन जो होते हैं ना, हमारी बॉडी में हर चीज बिल्कुल बैलेंस है। जैसे आपने प्लांट हार्मोन पढ़े थे, तो 3 हार्मोन ऐसे थे जो ग्रोथ करवा रहे थे, तो एक ऐसा था ना जो रोक रहा था, सेम
एंटीजन है तो एंटीजन के ऑपोजिट दुश्मन भी है हमारे प्लाज्मा में, प्रोटीन होते हैं वो, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं जन की वजह से, एंटीजन। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में एक चीज और भी होती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बिल्कुल उल्टे, अगर मेरे पास एंटीजन ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी बी मिलेगी, ए के साथ ए एंटीबॉडी कभी नहीं आ सकती। एन ऑपोजिट प्रोटीन इज फाउंड इन प्लाज्मा कॉल्ड एंटीबॉडी। प्लाज्मा में एक विपरीत प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। देखो एंटीजन अगर ए है तो ए, बी है तो बी, ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, और कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। एंटीबॉडी की बात करते हैं, ये प्लाज्मा में मिलता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी मिलेगी बी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी मिलेगी ए। ब्लड ग्रुप ए भी है यानी इसके पास दोनों एंटीजन थे, तो अब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, एब्सेंट। अगर ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब एंटीजन कोई नहीं था, ना तो ए था ना बी था, अब एंटीबॉडी दोनों मिलेगी, ए और बी दोनों, तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने एक चीज और बता दूं, जब रक्त का आदान होता है, ट्रांसफ्यूज आप डोनेट करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप सबको दे सकते हो, क्यों? क्योंकि एंटीजन के हिसाब से दिया जाता है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, सबको दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एज इट डज नॉट कंटेन एंटीजन। इसको सर्वदाता कहा जाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर एज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। एक्सेप्ट करने के लिए एंटीबॉडी देखी जाती है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एब्सेंट है। इसके अलावा आपने एक और चीज नोटिस की होगी, हम लोग जब ब्लड ग्रुप बताते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। तो हुआ क्या था, लैंडस्टीनर और वीनर ने एक अलग टाइप का एंटीजन देखा था जो मंकी के अंदर दिखा था, उसको नाम दिया उन्होंने रीसस फैक्टर। तो एंटीजन वैसे ए और बी होते हैं, लेकिन एक नए टाइप का एंटीजन आया जिसको हमने बोला रीसस फैक्टर, RH फैक्टर। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, मंकी के बाद उन्होंने सब में सभी लोगों में टेस्ट किया, तो जिसमें वो फैक्टर मिला तो उन्होंने बोल दिया जो प्लस है, यानी इसके पास है वो फैक्टर। जिसके पास वो फैक्टर नहीं मिला उसको बोल दिया नेगेटिव। लैंडस्टीनर एंड वीनर डिस्कवर्ड अ डिफरेंट एंटीजन इन द ब्लड ऑफ रीसस मंकी विच इज कॉल्ड RH फैक्टर। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के खून में एक अलग एंटीजन की खोज की जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। तो अगर किसी के पास वो RH फैक्टर है, RH पॉजिटिव नाम देते हैं, यानी पॉजिटिव। अगर किसी में वो नहीं पाया जाता तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि वो रीसस फैक्टर मेरी बॉडी के अंदर है। O का मतलब है कि मेरे अंदर A और B दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है और A और B दोनों एंटीबॉडीज हैं। ये चीज अब आपको पता लग गई। RH प्लस इज गिवन टू RH प्लस, ये ध्यान रखा जाता है। अगर किसी के अंदर RH फैक्टर है तो उसे ब्लड भी वही मिलना चाहिए जिसमें RH फैक्टर होगा। प्लस के साथ प्लस ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, वरना जुड़ जाएंगे, ब्लड एग्लूटिनेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, थक्के बन जाएंगे शरीर के अंदर। थक्के शरीर के अंदर नहीं बनने चाहिए। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है? आपको पता है सारी चीजें जीन्स यानी अनुवंश देखते हैं। हमारे अंदर 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और सबके जीन्स को कैसे दिखाते हैं? आई लगा के। किसी का ब्लड ग्रुप देखो, अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। एक व्यक्ति के 4 रक्त समूह हो सकते हैं, A, B, AB और O। इनमें इनको दिखाते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं? ब्लड ग्रुप A है तो आपका जीन होगा IA, A छोटा सा लिख दोगे। ब्लड ग्रुप B है तो IB, ब्लड ग्रुप AB है तो IA, IB, और ब्लड ग्रुप O है तो IO। तो इस तरीके से आप ब्लड ग्रुप दिखाते हो, जीन्स दिखाते हो। तो अब आपको पता है कि जीन्स जो होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। एक होंगे प्रभावी जो अपने आप को दिखाएंगे, और एक होंगे जो छुप कर रहते हैं, रिसेसिव जीन जो होते हैं। तो इनमें से प्रभावी कौन से हैं? A और B तो है प्रभावी यानी डोमिनेंट। कहीं पे A आएगा तो वो अपने आप को दिखाएगा ही दिखाएगा, कहीं पे B आएगा वो अपने आप को दिखाएगा ही दिखाएगा। रिसेसिव होता है O। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, ऑल्दो ये एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल डीप में जाऊंगी तो बिल्कुल गलत एग्जांपल है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन एग्जांपल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिनको ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज बताऊं। मान लो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A है,
दूसरे का O है, तो जो उनका बेबी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए दो तरीकों से हो सकता है, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रही हूँ कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है यानी उसके पास दोनों जीन्स ए के हैं, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O है, उसके पास दोनों जीन ओ के हैं, तो जब इनके बेबी होंगे तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। इस तरीके से किसी का बी है, बी और किसी का ओ है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो बी ही होंगे। लेकिन अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है और एक का बी, तो उनके बेबीज होंगे ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट है। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए बोल रही हूँ, मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप तो तब भी हो सकता है ना अगर उसके पास एक जीन ए का और एक ओ का हो, क्योंकि ओ तो रिसेसिव है, छुप के रहता है। तो अगर ऐसे इंसान की शादी हुई किसी ऐसे से जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, तो अब बेबी का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है इसका ये ओ आ जाए बेबी में, इसका ये ओ आ जाए और ए ओ छुपा हुआ रहता है, जब दो ओ मिलेंगे तभी ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो आपको मैं बता दूं, और आपको एक और चीज बता दूं, ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप होता है जो मिलेगा आपको। ओ पॉजिटिव पूरे अर्थ पे बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है। तो चलिए, इन्होंने ये लिख रखा है आई ए और आई बी को डोमिनेंस दिखाते हैं, दूसरे पर सह प्रभुत्व दिखाते हैं, और आई ए और आई बी आई ओ पर डोमिनेंट होते हैं, हावी रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। आई ओ छुपा हुआ है, रिसेसिव जीन है। तो ये वही आ गया, अगर जीन ब्लड ग्रुप ए है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो दोनों आई ए के होंगे, या एक आई ए और एक आई ओ का होगा, क्योंकि ओ छुपा हुआ रहता है। सेम गोज विद बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी है तो एक तो ए और एक का बी होना ही चाहिए, और ओ में दोनों ओ के होंगे तब दिखाएगा। अब है डाइजेस्टिव। अब आप आगे क्या करने वाले हो, अब आप बॉडी के सिस्टम्स पढ़ने वाले हो। 4 सिस्टम बेसिकली आप पढ़ोगे। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो आपको बता दूं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी जो पोषण है 5 चरणों में होता है। सबसे पहले इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, इसमें क्या होगा, खाना खाएंगे, मुंह की मदद से खाना खाया जाता है। अगला है डाइजेशन, जो खाना खाया है उसका पाचन होगा। तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा। अगला है एसिमिलेशन, जिसको स्वांगीकरण बोलते हैं यानी यूज करना, उस खाने को यूज करोगे, ग्रोथ कराओगे अपनी, कहीं पे अगर चोट लगी हुई है उसको हील करोगे। और लास्ट है इजेशन यानी उत्सर्जन, जो खाना वेस्ट है उसको बाहर निकाल दोगे। तो 5 चरणों में पूरे शरीर में पाचन की जो क्रिया है वो होती है। मैं आपको ये बता दूं, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। तो सबसे पहले आती है आपकी फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस हम बोलते हैं। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। इसके बाद आ गया आपका स्टमक, ये जो जे शेप का ऑर्गन है ये स्टमक है। स्टमक के जस्ट साइड में ही लेफ्ट साइड पे ये सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का लीवर, जिसको यकृत भी बोलते हैं हिंदी में। लीवर के बाद स्टमक के जस्ट नीचे ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है वो है पेनक्रियास, जिसको अग्नाशय बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका ये लीवर के अंदर ये छोटी सी बॉल दिखाई दे रही है अगर आपको, ये है गॉल ब्लैडर, इसी को हिंदी में पित्त बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लीवर के बाद जस्ट बाद में ये आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसी के साथ में ये हिस्सा हो गया रेक्टम का, तो ये है, और ये हो गई अपेंडिक्स। ये जो आपको छोटी सी ट्यूब दिख रही है ये अपेंडिक्स है। तो ये है पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसी होती है, सबसे पहला ऑर्गन ही जहाँ पे डाइजेशन होती है, जहाँ पे पाचन होता है, वो है स्टमक। आप देख सकते हो, फ्रॉम माउथ फूड एंटर्स इनटू द स्टमक थ्रू फूड पाइप विच इज कॉल्ड ईसोफेगस। माउथ के अंदर से स्टमक में जो एंट्री लेगा खाना वो लेगा फूड पाइप से, जिसको आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस। भोजन नली से अमाशय में जाएगा, अन्न प्रणाली कहा जाता है जिसको, इन द स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कैसे याद रखोगे, स्टमक के अंदर गैस बनती है ना, तो गैस से याद रखोगे गैस्ट्रिक जूस। तो अग्नाशय में, अमाशय में जठर रस निकलता है, और इस गैस्ट्रिक जूस को जठर रस बोलते हैं। और 3 चीजें होती हैं उसके अंदर, एसिड, HCl, एसिड से बचाने के लिए एक लेयर होती है चिपचिपी जिसको म्यूकस बोला जाता है, और पेप्सिन, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी तो कोई चाहिए। तो स्टमक सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस एंड इट कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। इसमें HCl, पेप्सिन और श्लेष्मल होता है।
HCl क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया अगर खाने के साथ आ गया उसको मारेगा, साथ ही साथ पेप्सिन सिर्फ तभी काम करता है जब वहां अम्ल हो, एसिड हो। तो HCl की प्रेजेंस सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी नहीं है, पेप्सिन ताकि काम कर सके उसलिए भी काफी जरूरी है। तो HCl उन जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ अमाशय में प्रवेश कर सकते हैं और पेप्सिन के माध्यम से अम्लीय बना देते हैं। इसके बाद म्यूकस क्या करता है, HCl से स्टमक को बचाता है, क्योंकि HCl जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो आपके पेट की जो दीवारें हैं वो जल सकती हैं, तो ताकि वो ना जले इसलिए म्यूकस जो है, श्लेष्मल जो है वो बचाता है। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, जिसको हिंदी में ग्रहणी या पक्वाशय बोलते हैं। ये जो आपका स्टमक है, स्टमक के बाद ये जो ट्यूब जाती है, इस ट्यूब में यहां से लीवर आ रहा है, तो लीवर भी छोड़ता है जो उसको छोड़ना है केमिकल, और यहां से पेनक्रियाज आ रहा है। अगर आप डायग्राम में देखोगे अग्नाशय आ रहा है, ये जो ट्यूब है, लीवर और पेनक्रियाज अपने अपने सिक्रेशंस यहाँ छोड़ते हैं, अपने अपने केमिकल्स यहाँ छोड़ते हैं। तो इन ड्यूडेनम, जिसको पक्वाशय बोलते हैं, भोजन दो ग्रंथियों पित्त और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। यानी आपकी किस किस से जो करेगा, लीवर से और पेनक्रियाज से। लीवर की बात करते हैं। लीवर यानी यकृत अपने अंदर से एक केमिकल छोड़ता है लाइट येलो कलर का, जिसको बोलते हैं बाइल। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है, एक एल्केलाइन लिक्विड यानी एक क्षारीय तरल स्रावित करता है, जिसका क्या नाम है, बाइल। बाइल का काम होता है फैट को, वसा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, क्योंकि फैट इतना बड़ा होता है कि उसको आप एक साथ नहीं डाइजेस्ट कर सकते, उसका पाचन एक साथ नहीं हो सकता, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी तोड़ना। ठीक है, यकृत पित्त नामक एक क्षारीय तरल स्रावित करता है जो वसा को छोटे गोलक में तोड़ देता है। इसके साथ पेनक्रियाज की अगर मैं बात करूं तो पेनक्रियाज निकालता है रस, जैसे स्टमक गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकालता था, पेनक्रियाज निकालता है पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस। इसके अंदर होती है तीन चीजें। ट्रिप्सिन, प्रोटीन को तोड़ चुका है ना स्टमक के अंदर पेप्सिन, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पता है यहाँ पर डाइजेशन के बाद भी थोड़ा बहुत प्रोटीन बचता है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। सबसे पहले प्रोटीन को तोड़ा पेप्सिन ने पेट के अंदर, फिर पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन ने तोड़ा उसको, और जो बचा हुआ है वो सारा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म करेगी। है, फिर हम बात करते हैं लाइपेज की। बाइल ने फैट को छोटे छोटे, वसा को छोटे छोटे गोलक, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया था, और डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइपेज। इट डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स यानी जो टूटा हुआ वसा है उसको पचाता है। तीसरा है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज जहां भी आएगा स्टार्च जो है, तो उसको स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा शुगर के अंदर। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये तो आपका हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना आ गया सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी कहाँ खत्म होगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होगी। तो पाचन की प्रक्रिया छोटे आंत में पूरी होती है। छोटे आंत के अंदर से जूस निकलता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं यानी आंतरिक रस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे अब डाइजेस्ट हो चुका है खाना। खाने के अंदर तीन चीजें होती है, स्टार्च, ठीक है, मांड जिसको बोलते हैं, स्टार्च डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में, शर्करा में। स्टार्च की जगह कई बार कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में। एक आपकी बॉडी में होता है फैट यानी वसा, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये वसा अम्ल वसीय अम्ल में टूटता है। तो आप देख सकते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और जो वसा है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ये है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। जो खाना आप डाइजेस्ट कर चुके हो ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये ब्लड में मिक्स होगा और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ब्लड में मिक्स कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ना ये थोड़ी फिंगर के जैसी, उंगलियों के जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं,
इनको बोलते हैं विली। तो खाना इनके थ्रू बाहर निकलता है, खून में मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड में, ये एसिमिलेट करोगे। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज करना, स्वांगीकरण करना। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाना, उसको स्वांगीकरण कहलाते हैं। हम ग्रोथ करते हैं, कहीं चोट लगी हुई है तो हम अपना हील करते हैं, खुद को रिपेयर करते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद लास्ट है इजेशन और डिफिकेशन, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन या मल परित्याग। जो भोजन, जो खाना अभी डाइजेस्ट नहीं होता अभी भी, वो वेस्ट है हमारे लिए, तो वो वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद बैक्टीरिया उसको बदल देता है फेसेस में, मल में, और बाद में वो गुदा के माध्यम से, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सिस्टम की, इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। सांस लेना, सांस छोड़ना, और उसके बाद जो ऑक्सीजन आपने लिया उससे जो भी आपने खाना डाइजेस्ट किया है, इस खाने से एनर्जी निकालने के लिए एक ही चीज चाहिए, इसको ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन में क्या पढ़ते हैं? सांस लेना, सांस छोड़ना, और साथ में वो जो सांस ली है, वो जो ऑक्सीजन आपने ली है, वो किस तरीके से खाने के साथ मिलकर एनर्जी दे रही है, सब रेस्पिरेशन में पढ़ोगे। तो ये प्रोसेस है जिससे एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है। इसके अंदर 3 चीजें हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना, ऊर्जा मुक्त कराना यानी खाने के साथ रिएक्शन, और अवशिष्ट उत्पादों को खत्म करना, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, CO2 बाहर निकालना। इसका मतलब है CO2 को बाहर छोड़ना, सांस छोड़ना। इसके अलावा 2 तरीके की होती है रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, यानी वायुवीय और अवायुवीय। मतलब ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन यूज करोगे। जैसे हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम कौन सी रेस्पिरेशन कर रहे हैं? एरोबिक यानी वायुवीय। लेकिन आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ पौधे, या मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि पौधों के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, या फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, तो तब होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायुवीय या अनॉक्सी श्वसन। तो एरोबिक की बात करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने का मतलब क्या है? खाने के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और बहुत सारी ऊर्जा पैदा करती है। इसी के साथ एनारोबिक की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे खाना, क्यों इसमें एनारोबिक क्यों नहीं करते हम इसलिए नहीं करते क्योंकि एनारोबिक का मतलब होता है कि जो खाना आपने खाया है, अगर आपने 100 यूनिट खाना खाया है, एरोबिक जो हम करते हैं उसमें 100 के 100 यूनिट से एनर्जी निकलती है। एनारोबिक में 50, 60, 40 मतलब आधे अधूरे खाने से एनर्जी निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहाँ पे जो कोशिका की ये इसके अंदर क्या होता है कि खाने का आधा अधूरा ब्रेक डाउन होता है। इसके अलावा ये होती कहाँ है? ये कहाँ कहाँ होती है? यीस्ट। जब भी ये होगी ना, जैसे एरोबिक में ऑक्सीजन CO2 बनती है, हम बाहर छोड़ देते हैं, एनर्जी निकलती है। इसमें CO2 के साथ साथ अल्कोहल बनता है। तो ये जो फर्मेंटेशन है, जब आप पढ़ोगे आगे कि यीस्ट, हम खमीर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज को सड़ाने के लिए हल्का सा खमीर डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं। अल्कोहल भी ऐसे ही बनता है, गन्ने में यीस्ट डाल के छोड़ते हैं, काफी टाइम के लिए छोड़े रखते हैं। तो यीस्ट क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं देती तो सड़ने लगता है और अल्कोहल बन जाती है। तो ये यीस्ट में होता है और इसमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है। अब हम बात करते हैं हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो हमारे मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नसाल पैसेज, नसाल पैसेज ये नाक के पीछे वाला ये रास्ता है। इसके अलावा फेरिंग्स, फेरिंग्स ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पे फूड पाइप, खाना खाने वाली नली और सांस लेने वाली नली मिलते हैं, ये फेरिंग्स हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स है आपका वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज आती है। ट्रैकिया ये सांस लेने वाली नली है। ब्रोंचाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल और फेफड़े, ये सारे ऑर्गन्स हैं। आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हो ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। सबसे पहले नोज, आपकी नाक आएगी, उसके बाद नसाल पैसेज, फिर आएगा ये फेरिंग्स जहाँ पे दोनों सिस्टम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लैरिंग्स होता है जो नहीं बना रखा है। ये विंड पाइप है, सांस लेने वाली नली है। ये आपकी ये ब्रोंकी है, ये जो यहाँ से जा रही है ये ब्रोंकी है, और ये फेफड़े हो गए। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में इस्तेमाल होते हैं। आपको कुछ कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लैरिंग्स, जहाँ से आवाज निकलती है। तो लैरिंग्स क्या है? ट्रैकिया जो शुरू होता है, विंड पाइप, जैसे आपको पता है खाना खाने वाली नली, फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं।
सांस लेने वाली नली विंड पाइप को ट्रैकिया बोला जाता है। तो यहाँ से आपकी ट्रैकिया शुरू होती है। आप अगर नोटिस करोगे, कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, आप अपनी उंगली यहाँ रखते हो, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। जहां वाइब्रेशन महसूस हो रही है वहीं आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज निकलती है। यहीं से आपकी सांस लेने वाली नली शुरू होती है। इसके अलावा जहां पे ये खुलती है, बिल्कुल ये यहाँ पे होता है आपका एक प्लेट। इसलिए होती है वो प्लेट कि अगर आप खाना खा रहे हो वो इस नली में ना चला जाए, ऐसे सांस ले रहे हो और तो वो खाना खाने वाली नली में ना चला जाए। तो ये होती है एक प्लेट, इस प्लेट को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये जो आपका लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स, इसके नीचे विंड पाइप है। तो आप ये समझ लो, ये जो लैरिंग्स है इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। और इसके ऊपर एक प्लेट जैसा होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मेन काम क्या है? खाना खा रहे हो तो सांस वाली नली के ऊपर बंद हो जाता है, सांस ले रहे हो तो खाना खाने वाली नली के ऊपर बंद हो जाता है ताकि धक्का ना लगे। एपिग्लोटिस इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया। श्वसन नली के शीर्ष पर एपिग्लोटिस प्रेजेंट रहता है, जिसका काम है कि भोजन जब हम खा रहे हैं तो श्वसन नली के मुख को ढकना, कि खाना खाते वक्त आप विंड पाइप को ढक दो ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए। कई बार अगर ऐसा होता है कि आप खाना खाते खाते बोलने की कोशिश करते हो तो धक्का लग जाता है, वो इसीलिए लगता है। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स। स्वर यंत्र के अंदर वोकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, यानी वोकल कॉर्ड टकराते हैं तो वाइब्रेशन होती है और आवाज निकलती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। और ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज की रिब्स होती हैं। आप देख सकते हो ये वाइट वाइट बना रखी है, ये कार्टिलेज जो होती है ना ऐसे, ये सपोर्ट करती है इस तरीके से ट्रैकिया को, ताकि क्यों? ट्रैकिया बहुत स्मूथ है, बहुत कोमल है, अगर ये नहीं होंगी ये चिपक जाएगी, बिल्कुल बहुत लचीली फ्लेक्सिबल होती है। तो कार्टिलेज की रिंग्स होती है ताकि ये ओवरलैप ना हो जाए, चिपक ना जाए, इस वजह से। ब्रोंची की बात करते हैं। देखो ये ट्रैकिया थी आपकी, ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सों में टूट जाती है और इन दो हिस्सों को बोलते हैं ब्रोंची या ब्रोंकी भी बोलते हैं। तो ब्रोंकाई की बात अगर हम करें, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब, दो छोटी छोटी ट्यूब में टूटता है जिसको ब्रोंकियाई बोलते हैं, जो लंग्स से जाके जुड़ जाती हैं, आगे लंग्स बन जाएंगी। हर ब्रोंकियाई, ये जो ब्रोंकियाई है ये लंग्स है, देखिए हर ब्रोंकियाई आगे जाके और छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी और इन छोटी छोटी ट्यूब्स को ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो विंड पाइप है ट्रैकिया है वो दो में टूटी, ब्रोंकियाई नाम दिया। वो ब्रोंकियाई आगे और छोटे छोटे ट्यूब्स में टूटी तो आपने ब्रोंकियोल्स नाम दे दिया। तो ईच ब्रोंकियाई डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। प्रत्येक ब्रोंकियाई फेफड़ों में विभाजित हो जाती है छोटी छोटी नलियों में, जिन्हें ब्रोंकियोल कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये जो ब्रोंकियोल है इनका जो एंड पॉइंट होता है ना, ये ऐसा होता है जैसे बादल बनाते हैं हम, जैसे कुछ चीज बोरी बना के रखी हुई हो, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड सा बनाया है ना, ये खून की नसों का बनाया है। आपको पता है ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हो तो खून में जाना चाहिए, तो यही है वो सेंटर जहां खून की नसें हैं, क्योंकि खून की नसें होंगी, ब्लड वेसल्स होगा, उसमें ब्लड होगा और ऑक्सीजन को वहीं तक जाना जरूरी है। तो आप देख सकते हो इन्होंने बोला जिनके अंत में छोटे वायु कोश होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। तो इनके उसमें क्या है, एक जी, which have tiny air sacs at the end called alveoli। लास्ट में हवा से भरे हुए छोटे छोटे बोरी जैसे होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई ही है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी, उसके बाद ये जो छोटे छोटी बॉल्स बना रखी है वहां तक जाएगी और वहां पे क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा और CO2 वापस बाहर। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण का मतलब ब्लड जो है बॉडी में कहां से कहां जाता है या कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ आपको मैंने बता रखा है ब्लड कहां से कहां जाएगा, ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, रक्त परिसंचरण कैसे होगा, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। 4 पार्ट इसके अंदर आते हैं, हार्ट हमारा हृदय, आर्टरीज धमनियां, आर्टरीज
ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं। देखो ऐसा होता है, हार्ट है, इसके ऊपर लंग्स हैं, अभी फेफड़े जो आपने पढ़े हैं, लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी। तो हार्ट क्या करेगा, यहां से ब्लड को अपने पास लेकर आएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को यहां से भेजेगा बॉडी में, बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और CO2 बना देगी। फिर बॉडी उस CO2 वाले ब्लड को कहाँ भेजेगी, हार्ट में। हार्ट उस CO2 वाले ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, और लंग्स उस CO2 को कहाँ निकाल देंगी, बॉडी के बाहर निकाल देंगी। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन है, बस इतना। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक है CO2 वाला ब्लड। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमेशा कौन कैरी करेगी, आर्टरीज, वेन्स यानी शिराएं, ये हमेशा CO2 वाला ब्लड कैरी करती हैं। एक आर्टरी होती है जो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है और एक वेन होती है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, मतलब उल्टा काम करती है। अदरवाइज सारी आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेंगी और सारी वेन्स CO2 वाला ब्लड कैरी करेंगी। और इनको कनेक्ट कौन करता है, आर्टरीज और वेन्स को, कैपिलरीज। ये जो आया प्योर ब्लड, यहाँ से इम्प्योर गया, तो इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ होगा, वो होती है कैपिलरीज यानी केशिकाएं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हार्ट की। आपको मैं बता दूं, हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स। ये 4 कक्ष हैं, ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं यानी आलिंद, नीचे वालों को निलय बोलते हैं यानी वेंट्रिकल। इसी के साथ ये जो चैम्बर्स हैं, इनको कौन सेपरेट करता है, ये जो मैंने प्लस का निशान बनाया है, किसका बनाया है, ये एक पार्टीशन है जिसको बोला जाता है सेप्टम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा चारों तरफ ये जो टिश्यू होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उसका क्या नाम है, पेरिकार्डियम। चलिए, हृदय के कक्षों को विभाजन द्वारा अलग किया जाता है जिसे सेप्टम कहते हैं। हृदय का आवरण जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये एक उत्तक है जो उसकी रक्षा करता है। इसके बाद आप देख सकते हो ये हार्ट का डायग्राम है। ये ऊपर वाला सिस्टम जो है ये आलिंद है, नीचे निलय, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल्स। इसमें इतना ही करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये देखो डबल सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में। ये लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से बॉडी में। ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये बॉडी है। तो लंग्स से आया हार्ट में, हार्ट से आया बॉडी में। तो अभी तक हार्ट में एक बार ब्लड आया, हृदय में एक बार ब्लड आया। अब बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली, CO2 वाला ब्लड गया हार्ट में, तो अब हार्ट में दूसरी बार ब्लड एंट्री लेगा, क्योंकि ब्लड में, हार्ट में, हृदय में 2 बार ब्लड गया है, इसलिए हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि हृदय क्या करेगा, फेफड़ों से, लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगा। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सारी आर्टरीज, सारी धमनियां प्योर ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजन वाला, सिर्फ एक को छोड़ के। तो जब भी लंग से कोई चीज कनेक्ट होएगी ना, वो उल्टा काम करेगी। तो लंग से जो आपकी प्योर ब्लड लेके आएगी वो आएगी पल्मोनरी वेन। वेन वैसे ही प्योर लेके आती है, लेकिन क्योंकि लंग्स का काम है तो उल्टा काम करेगी, वो प्योर लेके आएगी। तो पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आती है हार्ट के लेफ्ट साइड में। ये हार्ट है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में। तो बॉडी तक कौन लेके जाएगा, बॉडी तक ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना मेन काम है, तो ये काम करेगी मेन आर्टरी। चलिए देखो, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाती है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से बॉडी में। लेकिन कौन, मुख्य धमनी यानी मेन आर्टरी, मेन आर्टरी जिसका नाम है आओर्टा। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल मेन आर्टरी आओर्टा कैरीज प्योर ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब क्या होगा, बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली, CO2 वाला ब्लड छोड़ दिया, तो बॉडी से जाएगा ये ब्लड कहां पर, एंट्री हमेशा ऊपर से होती है, ये जाएगा राइट एट्रियम में। जैसे लंग्स की बात जब आती है पल्मोनरी शब्द जुड़ जाता है, बॉडी की बात जब आती है मेन शब्द जुड़ जाता है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगी मेन वेन, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है तो वेन ही लेके जाएगी, मेन वेन जिसका नाम है वेना कावा। चलिए देख सकते हैं,
दिस ब्लड देन गोज टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पर, एक मिनट शायद कुछ मिस हो चुका है, लेट मी चेक। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आ गई, अब क्या होगा, फ्रॉम बॉडी मेन वेन वेना कावा कैरीज impure blood टू राइट एट्रियम। शरीर से जो मेन वेन है वेना कावा, मुख्य शिरा जो है वेना कावा जिसका नाम है, वो उस गंदे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम तक, दाएं आलिंद तक लेकर जाती है। वहां से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। कौन लेके जाएगा लंग्स में? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स का काम है तो पल्मोनरी आएगा और काम उल्टा हो जाएगा, गंदा ब्लड आर्टरी लेकर जाएगी। तो ये पूरी सर्कुलेशन है। लास्ट सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें होगा क्या कि जो हमारी बॉडी में गंदगी है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, पानी हम पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस का ही वेस्ट बनता है, जिसमें यूरिया है, एमोनिया है, उनको हटाने की प्रोसेस को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनी यानी गुर्दे, वो यूरिन बनाने में मदद करते हैं, यानी स्किन, क्योंकि स्किन से पसीना निकलता है तो स्किन हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर यानी फेफड़े, क्योंकि वो CO2 को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और लंग्स, लंग्स किस में मदद करते हैं? ये सॉरी, लीवर का क्या काम है? लीवर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनेंगी, आपको पता लगेगा। और लंग्स CO2 बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप देख सकते हो किडनी है, गुर्दे हैं, इसके बाद एक, जैसे आपको पता है लंग्स में काम उल्टा हो जाता है, आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी और वेन्स प्योर, किडनी में भी उल्टा काम शुरू हो जाता है। किडनी के साथ जो शब्द जुड़ता है वो जुड़ता है रेनल। तो अगर मैं बात करूं रेनल आर्टरी, आर्टरी वरना प्योर ब्लड कैरी करती है ना धमनी, लेकिन ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी, तो इम्प्योर ब्लड आएगा, रेनल आर्टरी लेकर आएगी किडनी तक। किडनी क्या करेगी? प्योर अलग कर देगी और गंदगी नीचे भेज देगी इसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। कौन लेके जाएगा? ये ट्यूब लेके जाएगी जिसको बोलते हैं यूरेटर। इसके अंदर वो गंदा जो यूरिन है वो स्टोर रहेगा, जब काफी इकट्ठा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रॉपर सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसको हम पढ़ने वाले हैं। किडनी की बात करें तो किडनी का जो सबसे छोटा सेल है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। नई चीज कहाँ पे आएगी? दिमाग। तो न्यूरॉन है दिमाग का, नेफ्रॉन है किडनी का, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किडनीज की। चलिए अब हम सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम वो है जिससे हम सोचते हैं। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपकी 2 चीजें आती हैं, ब्रेन आपका दिमाग और एक स्पाइनल कोड, इसको शायद अस्थि मज्जू बोलते हैं, अभी पता लग जाएगा। ब्रेन यहाँ होता है और स्पाइनल कोड पीछे यहाँ पर होता है। ब्रेन का सबसे छोटा रूप है स्पाइनल कोड। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शायद अभी आपको नहीं पता होंगे, ऑल्दो मैंने बैच में पूरा कवर करा दिया है कि हमें सोचने की नीड नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको पता भी नहीं लगता हमने कुछ कर दिया। तो वो स्पाइनल कोड एक्शन लेता है, ब्रेन तक चीजें जाती ही नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड 2 चीजें आती हैं। और जब ब्रेन और स्पाइनल कोड कुछ कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कोड से नसें जा रही होंगी ना उस ऑर्गन तक, तो नर्व्स जो है वो आती हैं इस वाले पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसमें सारी की सारी नर्व्स आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी नहीं है बेसिकली, जो स्पाइनल कोड होती है उसके नीचे रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। चलिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में, जो दिमाग का सबसे छोटा सेल है। तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, आपने अब तक 3 यूनिट पढ़ चुके हो, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई 3 पढ़ी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी है आपने, लाइफ की तो है सेल। इसके अलावा आप
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की आपने पढ़ी है न्यूरॉन, और किडनी की पढ़ी है आपने नेफ्रॉन। तो जब भी आपसे ये पूछ ले ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, समझ जाना सबसे छोटी कोशिका बतानी है आपको, उस सिस्टम की सबसे छोटी कोशिका। लाइफ की तो सबसे छोटी सेल है ब्रेन, नर्वस सिस्टम की सब ये तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है, और आपकी किडनी की कौन सी हो गई, नेफ्रॉन। न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, और ये हमारी बॉडी में जो मैसेजेस लेकर जाता है न्यूरॉन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी विद्युत धारा की फॉर्म में लेकर जाता है, केमिकल्स की फॉर्म में नहीं लेकर जाता। अब हम बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स और हार्मोन्स से, लास्ट टॉपिक होने वाला है। हम अपनी बॉडी में हार्मोन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन में रहता है, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का एक ही फंक्शन है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, कि हाँ बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, इसका काम है बाकी जो ग्लैंड्स है ना उन सबको कंट्रोल करना। तो सुपर मास्टर ग्लैंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रित करता है, इसको सुपर मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, ब्रेन में ही होती है, जस्ट ब्रेन के जस्ट हल्का सा नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस जो था, जिसको आप हिंदी में क्या बोल रहे थे, हाइपोथैलेमस ही बोल रहे थे, ये सुपर मास्टर है ना, जो आपका इसके जस्ट बाद है पिट्यूटरी यानी पीयूष, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ये सबको कंट्रोल करता है, तो ये मास्टर ग्लैंड है। ये वैसे बहुत सारे हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी यानी पीयूष, लेकिन इसका सबसे मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। किसी के पास अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो उसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, कम है तो उसकी हाइट कम रह जाएगी। किसी के पास अगर ग्रोथ हार्मोन हद से ज्यादा निकल जाए, उसे बीमारी हो जाएगी गाइगेंटिज्म, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल काय हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास बहुत कम हो रहा है तो उसको बीमारी हो जाएगी ड्वार्फिज्म, बौनेपन की। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है, इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। सबसे मेन ग्लैंड है इसका वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, जो बोन्स की, हड्डियों की और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। इसी के साथ थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड होता है आपके विंड पाइप में, सांस लेने वाली नली पे होता है, और थाइमस हार्मोन ये निकालता है। थाइमस हार्मोन का मेन काम है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करना। और आपको एक और बात बताती हूँ, थाइमस तंत्र, जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड, छोटे बच्चों में साइज बड़ा होगा, बड़े होते होते तक साइज छोटा होता चला जाता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था ना, तो आप देख रहे हो ये वो सिस्टम है जो डाइजेशन में भी मदद करेगा और हार्मोन भी निकालेगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम, देखो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, ये जो आप पढ़ रहे हो सारे एंडोक्राइन पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं जो सीधे ब्लड में निकलते हैं, हॉर्मोन्स। एक होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी बाह्य ग्रंथि, ये अंतः ग्रंथि होती है, सीधा ब्लड में निकालेगी जो निकालना है। एक्सोक्राइन वो होते हैं जो पहले किसी डक्ट में, किसी ट्यूब में कोई चीज निकालेगी, वो बाद में जाके ब्लड से मिलेगा। जैसे पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस निकाला था जो डाइजेशन में मदद कर रहा था, है ना, अग्नाशय रस निकाला था ना, तो वो खाने में जा रहा था, सीधा ब्लड में नहीं जा रहा था, तो तब पेनक्रियास काम कर रहा था एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। लेकिन अब आप पढ़ोगे इसके हार्मोन, और हार्मोन निकालता है सीधा ब्लड में। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों की तरह मदद करती है। ये दो हार्मोन निकालती है, इंसुलिन और ग्लूकेगन। आपको मैं बता दूं, पेनक्रियास का मेन काम है शुगर लेवल को कंट्रोल करना। शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन होता है, शुगर को बढ़ाने के लिए ग्लूकेगन होता है। तो इंसुलिन ब्लड को कम करना, ग्लूकेगन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन अगर कम होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो पाएगा और डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड बताते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो निकालता है थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन का स्राव करता है, और थायराइड हार्मोन बनता है आयोडीन से। तो अगर आयोडीन की कमी है आपके शरीर के अंदर तो थायराइड ग्लैंड थायराइड नहीं बना पाएगा और
बीमारी को ही हम थायराइड बोल देते हैं कि थायराइड की बीमारी है, पर बीमारी होती नहीं है थायराइड कोई, बीमारी होती है गोइटर। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में आजकल जो है थायराइड की ही प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि थायराइड हो गया, तो वो थायराइड नहीं हुई, वो आयोडीन की कमी से ये हार्मोन नहीं बना पा रहा आपका ग्लैंड। और इसकी सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है सूजी हुई नेक, नेक थोड़ी मोटी हो जाती है, वेट बहुत ज्यादा गेन या बहुत ज्यादा लूज होने लगता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज अ डिसीज गोइटर हुज मेन सिम्टम इज स्वोलन नेक। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है जिसका मुख्य लक्षण गर्दन में सूजन है। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिवृक्क ग्रंथि, ये इसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। किडनी के ऊपर रहता है, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, गुर्दों के ऊपर। ये वो ग्रंथि है एड्रीनल, जो एड्रीनल ग्लैंड है ये हार्मोन निकालता है, एड्रीनलाइन हार्मोन, एड्रीनलाइन हार्मोन। आप डर में हो, एक्साइटेड हो, बेचैन हो, एंशियस हो, क्यूरोसिटी हो रही है, एक्सरसाइज कर रहे हो, एकदम जब एनर्जी चाहिए होगी किसी भी चीज में, कुत्ता पीछे पड़ गया आप भाग रहे हो, एकदम एनर्जी चाहिए ना, तो जब भी ऐसे काम होंगे तो यही हार्मोन है जो आपको एकदम से वो जोश देता है कि हाँ ठीक है, अगर आपकी जान पे बनना ही है तो एकदम आप भाग लो, बचाने की कोशिश करते हो ना अपने आप को पूरा 100% दे के, चाहे आपने खाना ना खाया हो 3 दिन तक भी, तो वो जो आपको एकदम पंप मिलता है वो आपका इसी हार्मोन की वजह से मिलता है। इसी को बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड्स ऑफ एक्शन, ग्लैंड्स ऑफ एंजाइटी, सब कुछ यही है। ये इनको फाइट फ्लाइट और फ्राइट फाइट हार्मोन बोलते हैं कि फाइट लड़ना हो या फ्लाइट हो, फ्लाइट इन द सेंस कहीं पे बहुत एक्साइटेड हो, आप ऊपर जा रहे हो, तो ये वो हार्मोन्स है जब आपको बहुत एक्साइटेड में, एंशियस में, बहुत जब भी आपको ज्यादा एकदम से एनर्जी की जरूरत होगी तो यही आपको प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाओ टेस्टिस, ये भी एक ऐसा है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। मैं बता देती हूँ कैसे। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म्स बनाता है, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ना, स्पर्म्स मेल गैमेट को, नर युग्मक को बोलते हैं, तो वो सीधा ब्लड में नहीं जा रहे थे, वो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे थे। तो एक्सोक्राइन इसलिए है, एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन भी निकालेगा, तो हार्मोन सीधा ब्लड में निकलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इट मेक मेल सेक्स हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन बनाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से क्या क्या होगा, मैच्योरिटी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे जो वॉइस है, जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है, दाढ़ी मूछ, ये मुस्टेक और बियर्ड वगैरह आने लगती है, बॉडी हेयर आने लगते हैं, वो इसी की वजह से होता है। इसके अलावा फीमेल्स में होता है ओवरीज, ये भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। तो अभी तक आपने 3 ऐसे पढ़े हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरीज। क्यों है? एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि एग बनाती है, फीमेल सेक्स सेल। एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन बनाती है, इसमें 2 हार्मोन बनाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल्स में मेनली 2 हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं, वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती हैं, बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, तो वो सारी जो ऑप्शंस है वो ईस्ट्रोजन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन पी से शुरू है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेंज आते हैं वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से आते हैं। तो जितने भी चेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे आते हैं प्रोजेस्टेरोन की वजह से आते हैं। इसके अलावा आप एक और पढ़ लीजिए, एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने डाल दिया है। रिलैक्सिन किस में मदद करता है? रिलैक्सिन प्रेगनेंसी में जो बॉडी में चेंज आता है, यूट्रस में, वोम्ब में, जिसमें बेबी सरवाइव करता है, उसमें चेंजेस लेकर आता है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय और प्लेसेंटा में पाया जाता है। बात करते हैं प्रोटीन की। ये कुछ आपके समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर लर्न करना चाहिए। तो प्रोटीन क्या है? सबसे पहले ये शब्द जो ढूंढा था जे बर्जीलियस ने ढूंढा। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड। तो लगभग आपको बताऊं कितने कितने अमीनो एसिड से बनता है? लगभग 20 अमीनो एसिड से बनता है। इन 20 में जो 12 हैं ये हम खुद बना लेते हैं, लेकिन 8 होते हैं जो हमें बाहर खाने से लेने पड़ते हैं। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोटीन को बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फिश के जो फिश होती है उसको बोला जाता है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन है।
फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब है एक ऐसा प्रोटीन जिसमें 20 के 20 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जिसमें कम से कम कुछ ना भी मिले 8 के 8 तो मिलेंगे ही जो एसेंशियल है। तो चलिए देखते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है, 20 में से 12 शरीर खुद बनाता है, 8 भोजन से हमें मिलता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली 2 बीमारियां, क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर में क्या होता है, पेट बाहर निकल जाता है बिल्कुल अलग से, और मरासमस में क्या होता है कि बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, बिल्कुल ढीली लटक जाती हैं, बच्चों की में ही बल्कि। तो क्वाशियोरकर क्या है, हैंड्स एंड लेग्स ऑफ चिल्ड्रन गेट स्लिम्ड, यानी हाथ और पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है। मरासमस में क्या होता है, मसल्स ऑफ चिल्ड्रन आर लूजेंड, यानी बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, पूरा शरीर लटक जाता है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन में क्या है, ये सर FG हॉपकिंस ने इसको आविष्कार किया था। विटामिन की जो वर्ड है कि विटामिन हम बुलाएंगे, ये दिया था फंक ने। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, पानी में घुलने वाले वाटर सॉल्यूबल और फैट में घुलने वाले फैट सॉल्यूबल। तो आपको मैं बता दूं, पानी में घुलने वाले हैं BC और फैट में है एडेक, ADEK। इसके अलावा ये तो आपको मैं बता दूं, ये तो विटामिन के ऊपर बहुत शॉर्ट में हो गया, पर मैं आपको बता दूं इसके साथ बायो का कोर्स यहीं खत्म होता है, लेकिन इसी के साथ सारी ट्रिक्स की वीडियोस जिसमें मैंने विटामिन के नाम आपको लर्न करा रखे हैं, और जो भी ट्रिक्स की वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम में और बहुत एफिशिएंट तैयारी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ टियर 1 के अलावा टियर 2 में ये प्रॉपर आपको टॉपिक्स डीप में करने होंगे, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें इन टॉपिक्स के अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो, और इन टॉपिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज ये था बायोलॉजी का क्रैश कोर्स। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पूरा कंप्लीट GS का कोर्स जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जो शिवम सर और मैंने मिलकर कराए हैं, वो आपका प्रॉपर हमने लॉन्च कर दिया है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस 799 में है, जिसमें 8 मंथ्स की वैलिडिटी है। दैट मीन्स आपके मेन एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे, और वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। प्रैक्टिस सेशंस, आपकी ट्रिक्स, सब कुछ उसके अंदर हमने इन्वॉल्व किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैथ्स का भी आप बैच ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितने नए चैप्टर्स हैं उन पे भी हमने सब अपडेट कर दिया है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा आपको पता है कि हमारे ऐप पर ऑफिसर्स बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जो भी एग्जाम्स में आने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GK और रीजनिंग, सबकी क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस 1999 में आपको अवेलेबल है। तो गेट अ सिलेक्शन, एनरोल इन आवर बैच। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।